ठीक है, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स में आऊंगा तो बताऊंगा मैंने पीसीएस क्यों नहीं दिया, अभी नहीं। सो लेट्स लुक इनटू द एडवांटेजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस टू द बिजनेस कम्युनिटी एज सच. If you look into the advantages of electronic governance to the business, there are two specific important advantages which almost any business, whether starting from a sole proprietorship, छोटी सी दुकान ही क्यों ना हो, to the biggest of the biggest firms or organizations which are present here in India or beyond. सबसे पहला advantages होता है new markets. Any business community or any business organizations, the motto ultimately is to generate profit, to enhance the business. ठीक है. अब यहाँ पे पहले ये होता था because the business was majorly restricted to the local markets. With the rise of electronic governance, today you have a larger platform to sell your goods. आज ज्यादा बेहतर वॉइस नहीं है गाइस, आई थिंक या तो मेरे साथ तुम लोग मस्ती कर रहे हो या फिर सच में इशू हो रहा है. शिवानी प्लीज एक बार रिफ्रेश कर लो बिकॉज न्यू मार्केट्स आर लार्जली क्रिएटेड. यहां पे मैंने एक एग्जांपल लिख दिया है ईनाम का. इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट इज अ ब्यूटीफुल एग्जांपल फ्रॉम द करंट इवेंट्स ऑफ पास्ट आई थिंक 16 17 में आया था. फ्रॉम द करंट इवेंट्स आई थिंक शोभित इट सॉर्टेड आउट. शोभित सॉर्टेड आउट. हेलो हाँ 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 हो गया वो मैंने चेक कर लिया एक बार. एक सेकंड मैं होल्ड कर लो. हाँ ठीक है सॉर्टेड आउट. Electronic national agriculture market today it provides a platform for a farmer living in maybe Uttarakhand to sell or Himachal to sell apples or maybe citrus fruit to the states such as Kanyakumari. This was not technically possible before. इसके छोटे-छोटे एग्जांपल अगर हम देखें तो Flipkart, Amazon ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस है जहां पे आज वर्ल्ड वाइड मार्केट की एक्सेस है. नॉट ओनली दिस, इज देयर एनी पर्सन हियर फ्रॉम अहमदाबाद और गुजरात? अगर आप देखोगे अहमदाबाद और गुजरात से अगर सपोज कोई हो तो आई एम नॉट वेरी मच श्योर यू डोंट हैव टू बी फ्रॉम अहमदाबाद एंड गुजरात फॉर दिस. आपने देखा होगा, मुझे याद नहीं आ रहा उनका पूरा नाम, उनका एक खाखरा और ये सारी चीजें बहुत फेमस है. इंदुबेन कुछ ऐसा एक नाम है कुछ, जिनके जो ये गुजराती फूड आइटम्स है टुडे आर सोल्ड अक्रॉस द वर्ल्ड. अब इमेजिन करो पहले इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म नहीं था तो एट द बेस्ट सच अ टेस्ट और सच अ फूड वाज ओनली रिस्ट्रिक्टेड टू द लोकल लेवल्स और द लोकल मार्केट्स में बी इन अहमदाबाद और बियॉन्ड और इन एंड अराउंड एरियाज ऑफ अहमदाबाद. दिस क्लियरली शोज that even the smallest firm today carries the capacities to largely sell across the world, and such a big market increases their profitability and also maintains a right competitive spirit within the market as well. Not only the markets are expanded, but the other important advantage of electronic governance which arises towards the people or towards the business people is that it reduces the project cost. आप कोई मुझे एक एग्जांपल दे सकता है कि प्रोजेक्ट कॉस्ट कैसे रिड्यूस होता है बिजनेस पर्सन के लिए as far as the electronic governance is concerned? नहीं, सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन नहीं, वो हमने लिख दिया है कस्टमर वाला कंज्यूमर वाले में, तो कहीं कुछ और पॉइंट ऑफ व्यू से देखो ट्रांसपोर्टेशन इज वन पार्ट ऑफ इट. हाँ, एक तो लिख सकते हो कि कहीं ना कहीं ऑनलाइन है तो वो फिक्स्ड इंफ्रास्ट्रक्चर के कॉस्ट कम होते हैं. बट बियॉन्ड दैट थोड़ा सोचो, बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस व्हाट यू सी दैट मेजॉरिटी ऑफ द परमिशंस व्हिच वन रिक्वायर्स इन ऑर्डर टू रन द बिजनेस आर डन थ्रू इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस. और जब इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस से परमिशंस मिलते हैं तो चांसेस ऑफ एक्सप्लॉयटेशन रिड्यूसेस. इसका बहुत बेहतरीन एग्जांपल एक मूवी बनी थी डेक्कन एयरलाइंस के ऊपर, आई थिंक साउथ इंडिया के एक हीरो थे उसके अंदर एक्टर, जहां पे वो मूवी का नाम था उड़ान, जहां पे बताया था कि किस तरीके से जब वो परमिशन ले रहे थे, आई मीन कितने लोगों ने रिजेक्ट किया, कितनी ज्यादा नेक्सस बिल्डअप हुई थी. इमेजिन करो आज शायद बहुत इजी तरीके से आप परमिशंस ले सकते हो. परिवेश जैसे प्लेटफॉर्म्स है या फिर ऐसे एमएस क्या बोलते हैं एमसीए 21 एक प्रोजेक्ट बताऊंगा आके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स. आई मेड अ लिस्ट ऑफ सर्टेन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोजेक्ट, वो लिखना इधर. ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जहां पे आप सारी की सारी चीजें ऑनलाइन कर सकते हो. टेक एन एग्जांपल, जीएसटी पूरा का पूरा रिटर्न आज जो बिजनेस हाउसेस का है वो ऑनलाइन फाइल हो जाता है. यू डोंट हैव टू ट्रैवल टू द ऑफिस, यू डोंट हैव टू इंटरैक्ट विद द ऑफलाइन ब्यूरोक्रेसीज वेयर देयर इज अ पॉसिबिलिटी फॉर अंडर द टेबल ट्रांजैक्शंस. एंड बिकॉज ऑफ दिस द प्रोजेक्ट कॉस्ट रिड्यूसेस. फास्ट परमिशंस मिल जाते हैं, फास्ट प्रोसेसिंग होती है, वो रेड टेपिज्म जो ब्यूरोक्रेसी में था दैट कैन बी टैकल्ड एंड यू नो इट वेल कि अगर चीजों को जल्दी अप्रूवल मिलता है तो ज्यादा इफेक्टिव और ज्यादा लेस कॉस्ट के ऊपर उन्हें प्रैक्टिस किया जा सकता है. सो दीज आर सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस एज फार एज द बिजनेस हाउसेस आर कंसर्न्ड. नॉट ओनली द कॉस्ट ऑफ देयर ऑपरेशन रिड्यूसेस बट एट द सेम टाइम द प्रॉफिट जनरेबिलिटी कैपेसिटी आल्सो इंप्रूव्स बिकॉज ऑफ द बेटर मार्केट व्हिच इज प्रेजेंट इन द सोसाइटी. सो ओवरऑल ऑल इन ऑल वी कैन से इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज गोइंग टू डेवलप अ सिनर्जिक इफेक्ट. अब जो पॉइंट बोल रहा हूं साथ में साइड में लिखते चले जाना है. सिर्फ मैं पूछूंगा लेकिन वो आप पॉइंट समझ जाओगे. क्या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस कोऑपरेटिव फेडरलिज्म भी ला सकता है? कैन यू राइट कोऑपरेटिव फेडरलिज्म? क्यों? स्टेट और सेंटर के बीच में ज्यादा बेहतर इंटरेक्शन हो सकता है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजीज. जो हमने कोविड के टाइम में देखा था कि कैसे द मीटिंग्स या कॉन्फ्रेंस कॉल्स ऑर्गेनाइज की जाती थी वेयर यू कैन डायरेक्टली इवैल्यूएट अ स्कीम प्रेजेंट इवन एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल. सीएम्स डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर से इंटरैक्ट कर रहे थे, पीएम सीएम से इंटरैक्ट कर रहे थे. बेटर एग्जांपल ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. कैन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लार्जली आल्सो हेल्प अस इन टैकलिंग द डिजास्टर्स? क्या डिजास्टर में कारगर साबित हो सकता है? यस. कोविड एक बहुत अच्छा एग्जांपल है, या फिर फ्लडिंग सिचुएशन जो आती है, या फिर और जो एस्पेक्ट्स है दैट कैन गिव यू अ बेटर कम्युनिकेशन. डिजास्टर वाले में लिखना बहुत सारे एस्पेक्ट है. कैसे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की बदौलत आज पॉसिबिलिटी है डिजास्टर शायद हम नहीं रोक पाए उधर से, लेकिन डिजास्टर से हुए हुए लॉसेस जो है वो रोक सकते हैं बाय फास्ट इंफॉर्मेशन डिसेमिनेशन. आई एम नॉट प्रीटी मच श्योर हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन दिस. फेसबुक ने बीच में एक फीचर डेवलप किया था कि अगर कोई अर्थक्वेक या कोई ऐसा डिजास्टर आता है तो वहां पे कुछ बटन या चीज थी कि आई एम सेफ, ताकि योर पीपल आर अवेयर दैट ओके ही इज सेफ इनफ. हाँ शायद मार्क सेफ या कुछ ऐसी चीजें. तो लॉसेस तो बचे जा सकते हैं. इंफॉर्मेशन पहले इजीली डिसेमिनेट की जा सकती है, नहीं तो सालों लग, आई मीन सालों तो नहीं, एटलीस्ट महीनों लग जाते थे एक इंफॉर्मेशन को दूसरे कॉर्नर तक पहुंचाने में जब वो सुविधाएं नहीं हुआ करती थी. एंड टुडे ऑन द ब्लिंक ऑफ एन आई द एंटायर इंडिया कैन बी अवेयर ऑफ दिस इंफॉर्मेशन. दिस कैन बी क्लियरली सीन फ्रॉम द वेरी लॉकडाउन जो पूरे भारत में सबको एक झटके से पता चल गया. एंड इमेजिन इफ दिस कम्युनिकेट. तो डिजास्टर मैनेजमेंट का एक पॉइंट लिखोगे आफ्टर राइटिंग टू पॉइंट्स ऑफ ईच. गुड गवर्नेंस का एक पॉइंट लिखोगे, और व्हाट यू कॉल एज फार एज द जो एक और पॉइंट मैंने बताया, एक और कौन सा पॉइंट लिखा था हमने इधर? डिजास्टर मैनेजमेंट, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म. तो एक पॉइंट हमने पेपर 2 से उठाया, दूसरा पॉइंट हमने देखा कि कहीं पेपर 3 से कनेक्ट किया जा सकता है. अब एक पॉइंट पेपर 1 का और देता हूं. क्या इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से इज इट पॉसिबल टू इंश्योर बेटर सोशल हार्मनी?
डिजिटल हार्मनी और बेटर इंश्योर की जा सकती है। बिकॉज ध्यान से समझना, इसी इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म्स के कारण फेक न्यूज जैसा कॉन्सेप्ट आया, और इसी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में सॉल्यूशन है जहां पे इन फेक न्यूज को टैकल भी किया जा सकता है बाय स्प्रेडिंग द राइट इन्फॉर्मेशन, जो महाराष्ट्र ने स्टार्ट किया था, नॉट प्रीटी मच श्योर आज वो कर रहे हैं कि नहीं, जहां पे इन्होंने डी रेडिकलाइजेशन सेल खोले थे, जहां पे एक टीम बैठाई सिर्फ इसलिए कि जो आईएसआईएस डेटा प्रोपेगेट कर रही है, आइडियोलॉजी प्रोपेगेट कर रही है, उसके काउंटर में आइडियोलॉजी प्रोपेगेट करो ताकि लोग रेडिकलाइज नहीं हो। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। तो सिर्फ पेपर 2 नहीं लिखना इसमें, 8 पॉइंट पेपर 1, 8 पॉइंट पेपर 3, ये ब्यूटी है पेपर 2 की, क्योंकि गवर्नेंस से रिलेटेड है और गवर्नेंस के अंदर हर एस्पेक्ट आता है, तो आपके पॉइंट्स भी उतने ही प्रैग्मेटिकली डायमेंशंस होने चाहिए जो शायद आपको हेल्प करे टू राइट अ बेटर आंसर एज सच। दीस आर सम ऑफ द एडवांटेजेस। अब इसके बाद में अगर कोई और सब पॉइंट लिखना है, इट्स परफेक्टली योर स्पेयर, आप और लिखना चाहो यू कैन राइट इट, बट हर टॉपिक में 5-6 पॉइंट हो, आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। अब अगर हम देखें ओवरऑल, अब इसको टेक्निकल टर्म्स में कैसे बोला जाए, द एडवांटेजेस, ओवरऑल इसकी जो सबसे बड़ी एडवांटेज है, चाहे वो सिटीजन के लिए हो, चाहे वो बिजनेस के लिए हो, चाहे वो सोसाइटी के लिए हो, या चाहे वो किसी भी एक एस्पेक्ट के लिए हो, वो है स्मार्ट गवर्नेंस, जो ऑलरेडी मैंने आपको बताया था। सेकंड एआरसी ने ये वर्ड यूज किया है, सिंपल, मॉरल, अकाउंटेबल, responsive, transparent. Therefore, electronic governance importance or the advantages can be seen in the fact that it has converted good governance to smart governance. Is the point clear? कि ये वर्ड जरूर यूज करोगे जब भी सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस या एडवांटेजेस गुड गवर्नेंस की आए, कि इसी की वजह से आज शायद हमारा स्मार्ट गवर्नेंस है। रिमेंबर दिस, ये सेकंड एआरसी बोल रहा है तो ज्यादा ऑथेंटिसिटी भी रहेगी आपके कंटेंट के अंदर कि आपने वेल रेड पर्सन के जैसे कहीं से रिकमेंडेशन भी लिखी है। इससे आगे जाए, क्या सब कुछ इतना आसान है, इतना बढ़िया इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में? और अगर है तो फिर ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है? अब ये चैलेंजेस उतने ही ज्यादा स्ट्रांग है जितने तुम्हें एडवांटेजेस स्ट्रांग लगे। जो शायद आप सबको जो एडवांटेजेस अच्छी लगी है, उतने ही बड़े चैलेंजेस हैं। एक एक चैलेंजेस उठाऊंगा, आप चाहो तो अपने व्यू पॉइंट ऐड कर सकते हो यहाँ पे, बिकॉज एक एग्जांपल मैं ले सकता हूँ, हो सकता है और 10 एग्जांपल्स आर प्रेजेंट टू एलैबोरेट दैट पॉइंट। ये है चैलेंजेस। अच्छा, उससे पहले एक वाइस प्रेसिडेंट न्यूज़पेपर से मैंने उठाया था, बट ऑब्वियसली प्रेजेंट वाइस प्रेसिडेंट नहीं, ये वेंकैया नायडू सर जब प्रेसिडेंट बने थे, वाइस प्रेसिडेंट बने थे, उनका एक स्टेटमेंट था। उन्होंने कुछ ऐसा बोला, इंडिया रिक्वायर्स डिजिटल रेवोल्यूशन। क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट जो अपॉलिटिकल पोस्ट है, इनको कोट कर सकते हैं। अगर आप नाम नहीं लिखना चाहो तो जस्ट बोल सकते हो, इन द रीसेंट टाइम द वाइस प्रेसिडेंट कोटेड दैट इंडिया रिक्वायर्स डिजिटल रेवोल्यूशन। अब मैं एक क्वेश्चन बना के आपको दे देता हूं, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज सिग्निफिकेंट इन इंप्रूविंग द गवर्नेंस, but its potential can only be exploited, fully exploited, if we have, in order to exploit its, but in order to exploit its potential, India requires digital revolution. Discuss. क्वेश्चन बन सकता है इतना बड़ा सा ये, कि ई गवर्नेंस डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन अब इस इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को सही तरीके से इसके बेनिफिट्स रीप करने के लिए हमें इसकी जरूरत है। और क्योंकि इंडिया में डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर या डिजिटल रेवोल्यूशन अभी फुल फेस पे हुई नहीं, तो कुछ चैलेंजेस आए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को। पॉइंट समझ में आया कि कैसे हमने इस स्टेटमेंट को कनेक्ट कर दिया चैलेंजेस से, कि सबसे पहला चैलेंज यहीं से दिखता है, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस तभी अच्छा है जब ये है, अगर ये ही ठीक से डेवलप नहीं है तो शायद इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इंक्लूसिव की जगह एक्सक्लूसिव बना देगा सोसाइटी। अब ये सारे चैलेंजेस मैं लिखने वाला हूं यहाँ पे, बट माय रिकमेंडेशन इस स्टेटमेंट को जरूर नोट डाउन करके रखना ताकि आप यूज कर सको इन सर्टेन सिचुएशंस। अब एज फार एज द चैलेंजेस आर कंसर्न्ड, एक एक चैलेंजेस देखेंगे। पहला चैलेंज आई थिंक इट्स प्रीटी मच देयर, कि एक्सेस टू टेक्नोलॉजी। अब मैंने एक फैक्ट पढ़ा था कि 42% ऑफ वुमेन्स इन इंडिया, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 4 का है, अभी 5 आ गया है, इसका ये फैक्ट है कि 42% ऑफ वुमेन्स इन इंडिया डू नॉट इवन हैव एक्सेस टू फीचर फोन। फीचर फोन क्या होता है गाइस? व्हाट्स द मीनिंग ऑफ फीचर फोन? हाँ, वो कीपैड वाला फोन जो ग्रीन बटन ब्लू बटन वाला, सॉरी ग्रीन और रेड बटन वाला था, एक सिंपल जिसमें इंटरनेट और ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, जियो कुछ ऐसे टाइप के से फोन। मतलब अगर ये फैक्ट, क्योंकि हमारी ऑथेंटिक ऑर्गेनाइजेशन है, इसको कोट तो किया ही जा सकता है, अगर ये सत्य है तो डेफिनेटली अब इन सर्कमस्टेंसेस में अगर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस लगाई गई तो क्या वो इंक्लूड करेगी या फिर इंक्लूजन से ज्यादा वो लोगों को एक्सक्लूड करेगी? थिंक अबाउट इट, द एंटायर 6-7 डेज इज गोइंग टू अबाउट थिंकिंग। ये सारी वुमेन्स शायद बाहर रह जाएगी, और इमेजिन करो अब अगर आपने कंपलसरी ये कोई डीबीटी या कुछ ऐसा कर दिया, तो there is a high possibility these people would not have the right technology to access these services and they would remain outside the welfare measures provided by the government. So the biggest challenge which the India faces today as far as the electronic governance is that very access to technology still remains exclusionary in nature. That is, only few people who can afford the technology are having access to technology. This clearly shows जब तक शायद हम ये expand नहीं करेंगे तब तक ये लिमिटेड यूजिबिलिटी रखेगा इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, और शायद हमारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन नहीं है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस जब तक ये प्रॉब्लम है। इज द फर्स्ट पॉइंट आई थिंक क्लियर इनफ? और इसकी जगह कोई टेक्नोलॉजी का और फैक्ट लिखना चाहो वो भी लिखना। डिजिटल लिटरेसी के लिए मैंने अलग पॉइंट बनाया, ये यहाँ पे इंक्लूड मत करना, यहाँ पे एक्सेस टू टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। और अगर
अब देखो कुछ महाशय है यहाँ पे, दिस इजंट पॉसिबल। आदित्य क्यों भाई? फैक्ट है, मैं जो बोलूंगा यहाँ पे फैक्ट के साथ बोलूंगा, वेरीफाई करो। दूसरी चीज, आपको और एक एग्जांपल देता हूं। जब आपको डेवलपमेंट प्रोसेस बताऊंगा मैं, तो वहां पे सिविल सोसाइटी वाला एक पार्ट करूंगा, और डिजिटल एम्पावरमेंट फाउंडेशन एक सिविल सोसाइटी है, ठीक है। इस सिविल सोसाइटी ने कोविड के टाइम में क्या किया था, ये लोगों से एक्स्ट्रा फोन कलेक्ट करती थी, जिनके पास एक्स्ट्रा फोन पड़े हैं, और उन्हें जिनके पास नहीं था उन्हें डिस्ट्रीब्यूट कर देती थी, ताकि उनके बच्चों की जो ऑनलाइन एजुकेशन हुई थी उस टाइम वो इंपैक्ट नहीं हो। ये बहुत क्लियरली बताता है कि कहीं ना कहीं आज भी स्मार्टफोन इज नॉट दैट इजीली एक्सेसिबल। यस डेफिनेटली, अर्बन इंडिया के अंदर 150% से ऊपर टेली डेंसिटी है, लेकिन रूरल इंडिया के क्या हाल है? वहां पे नहीं है वो टेली डेंसिटी। आज टेली डेंसिटी क्या होता है यार? नंबर ऑफ टेलीफोन कनेक्शंस। आपके और मेरे पास शायद 2-2, 3-3 कनेक्शन हो सकते हैं, लेकिन ऐसे लोग भी हैं जहां पे शायद एक सिंगल कनेक्शन भी एक लग्जरी है। सो अंडरस्टैंड, हम एक दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरे देश को नहीं देख सकते हैं। इंडिया के अंदर बहुत स्ट्रांग एक डिबेट रही है, इंडिया वर्सेस भारत। और मैं आपको सीन बता दे रहा हूं, असम के अंदर जहां पे मेरे डैड रहते हैं, मिडिल ऑफ असम, नौगांव डिस्ट्रिक्ट है, वहां पे एक छोटा सा विलेज ही बोलूंगा मैं उसे, विलेज है, रूपोही हाट। समर के अंदर 14 घंटे आज भी लाइट नहीं रहती है, वो भी इलेक्ट्रिसिटी है, टेक्नोलॉजी है। 14 आवर्स आज भी लाइट नहीं रहती है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट 20 इयर्स डाउन द लाइन। हर किसी के घर में बैटरी, और शायद आपके आसपास भी ऐसे विलेजेस मिल जाएंगे आपको। टेक्नोलॉजी का मतलब सिर्फ मोबाइल मत मानना, बिना इलेक्ट्रिसिटी के इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज एब्सोल्युटली यूजलेस। मेरे ही उस गांव के अंदर एसबीआई का एक कियोस्क है, एकदम प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूं, बिकॉज़ गवर्नेंस इज प्रैक्टिकल। एसबीआई का कियोस्क है, और एसबीआई का कियोस्क जो होता है ना, जहां पे बैंक, मतलब एक बैंकिंग करस्पॉन्डेंट जो पेपर 3 में पढ़ते हो, वो काम नहीं करता जैसे ज्यादा टाइम, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी नहीं है। अगर ये हालात हैं, और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर मान लो ज्यादा दूर तो नहीं है, 18 किलोमीटर के आसपास है, लेकिन 18 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए आपको बसेस की सुविधा नहीं है, आपको शेयरिंग में जाना पड़ता है, और शायद आपके और मेरे लिए 10 रुपए मायने नहीं रखते हैं, लेकिन जो डेली वेज लेबर होता है उसके लिए बहुत मायने रखती है ये चीजें। इसका छोड़ो, अभी रिसेंटली लास्ट वीक उत्तराखंड गया था, एंड वेरी वेरी वेल नोन प्लेस। मेरा खुद का फोन का नेटवर्क नहीं पकड़ रहा वहां पे। तो फोन होने से टेक्नोलॉजी नहीं है। मैंने सिर्फ एक फोन का एग्जांपल दिया, आप नेटवर्क का एग्जांपल दे सकते हो, आप इलेक्ट्रिसिटी का एग्जांपल दे सकते हो, या फिर आप किसी और एस्पेक्ट का, बट एक फैक्ट जरूर लिखो। सो देखो, प्रियंका सेइंग इलेक्ट्रिसिटी तो होती है सर, वोल्टेज नहीं होता है। दिस इज एक्चुअली, मसूरी में नहीं आते सर, मसूरी यार क्या करें, कभी अपॉर्चुनिटी नहीं मिली मसूरी में वहां जाने की जहां आप लोग जाना चाहते हो। बट एनीवेज, जोक्स अपार्ट, समझ गए ना टेक्नोलॉजी का मतलब। मैंने सिर्फ फोन का एक एग्जांपल दिया क्योंकि मेरे को ये फैक्ट ऑथेंटिक लगा, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन ने दिया। अब चीजें मैंने इलेक्ट्रिसिटी वाला लिख सकता था, लेकिन वो आपको समझाने के लिए अच्छा लगता है, लिखने के लिए मैं इतना बड़ा एग्जांपल नहीं लिख पाऊंगा उधर। सो आई होप, प्लीज मेक श्योर एक फैक्ट लिखो जब आप स्टेटमेंट मेक कर रहे हो। और फर्दरमोर टेक्नोलॉजी में और आगे जाओ आप, और आगे जाओ तो आज हम देखते हैं इंडिया का एक प्रोजेक्ट है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क का, भारत नेट, अब इसका नाम है, सुना है? आज आप देखो, एग्जैक्ट ईयर तो मुझे नहीं याद आ रहा है, मेरी तैयारी के टाइम से मैं इसको पढ़ रहा हूं, तो तकरीबन 15 साल पुराना प्रोजेक्ट तो पक्का है ये। 15 साल के अंदर अभी तक पूरा ऑप्टिकल फाइबर से स्प्रेड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? पहले सिर्फ बीएसएनएल और एमटीएनएल इसका इस प्रोजेक्ट को इंप्लीमेंट कर रहे थे, आज प्राइवेट सेक्टर्स को भी इंप्लीमेंट किया गया है। दिस इज क्लियर। और सबको छोड़ो यार, मैं स्टडी आईक्यू में कितने बच्चे, अच्छा भारत फाइबर हो गया क्या, मैंने भारत नेट पढ़ा था, अच्छा भारत फाइबर, ओके। स्टडी आईक्यू में कितने बच्चों ने मुझे बोला है सर लाइव क्लास के अंदर नेट बहुत कंज्यूम हो जाता है, तो मैं रिकॉर्डेड देखता हूं। क्या सच में आप लोग भी ऐसे कुछ देखते हो? अब आप ही देख लो, अगर ये सर्कमस्टेंसेस है तो फिर कहां है हमारी टेक्नोलॉजी? और एक और चीज बता दे रहा हूं, इंडिया में सबसे सस्ता है शायद इंटरनेट, लिटरली, बट स्टिल एक्सेस सबके पास नहीं है। आप खुद कितने आंसर दे रहे हो? यस सर, सेम हियर सर, मेरे यहाँ तो वाईफाई की कोई एक्सेस ही नहीं है, इसलिए मैंने रिकॉर्डेड देखती हूँ। अब इमेजिन आपके कलीग हैं यहाँ पे, ये तो कोई मैं बना नहीं रहा हूँ, फैक्ट इट्स गिवन। क्योंकि अब हम चैलेंजेस देख रहे हैं, तो मैं इसका नेगेटिव एस्पेक्ट देखूंगा, पॉजिटिव हमने देखे हैं। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, हाई सेटअप कॉस्ट। एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के प्रोजेक्ट को सेटअप कॉस्ट करने में कितना लगता होगा, गेस कर सकते हो? विवेक इज सेइंग गांव से हूं सर, जियो फाइबर है। अब विवेक का आंसर देने के लिए एक बात बताता हूं, थोड़े टाइम पहले मैं ऑफलाइन में पढ़ाता था राजेंद्र नगर में, जहां मेरी ऑर्गेनाइजेशन थी। ये बात है जस्ट कोविड के बाद की, आसपास की हो। ओल्ड राजेंद्र नगर में जियो फाइबर नहीं था, इमेजिन। ओल्ड राजेंद्र नगर इज अ हब ऑफ सिविल सर्विसेज, एंड आई एम नॉट लाइंग, सीरियसली 2.5 years, आई मीन कोविड के जस्ट इमीडिएट की बात। जियो फाइबर वाज नॉट इवन अवेलेबल, हो सकता है उस टाइम जस्ट स्टार्ट किया उन लोगों ने। एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के लिए सरकार ने ज्यादा काम किया है या रिलायंस ने ज्यादा काम किया है? क्या लगता है? मेरे हिसाब से जो जियो ने स्प्रेड किया है रेवोल्यूशन, इट्स माइंड ब्लोइंग। प्रॉफिट कमाया, ये कमाया, मुझे नहीं पता, लेकिन उसने पूरे समाज के लिए बहुत एक चीज अच्छी की कि हर किसी के हाथ में आज डेटा कंजप्शन का फियर नहीं है। जो एक महीने में 1 GB डेटा कंज्यूम कर रहा था, वो आज एक दिन में 1 GB कम पड़ रहा है। एंड बिलीव मी गाइस, ये एग्जांपल कहां लिखना है सर, ये कहानी लग रही है, नहीं 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 नहीं, ये एग्जांपल लिखोगे पेपर 3 में, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की एडवांटेजेस आएगी, नोट बना के लिख लेना साइड में। पीपीपी का एक एडवांटेज कभी पूछा जाए तो जियो इज द बेस्ट केस स्टडी। हालांकि पीपीपी नहीं है यहां पे, लेकिन मेरा पॉइंट यहां पे प्राइवेटाइजेशन की एडवांटेजेस। हर बार प्राइवेटाइजेशन खराब नहीं है। द टेलीकॉम रेवोल्यूशन इन इंडिया इज नॉट बॉट बाय ट्राई और बाय गवर्नमेंट. Government have certainly contributed, but it is the private organization which have brought telecom revolution in India. Truly, सच रियल मायने में तो यही था. ये पेपर 3 में लिखना, लिख लो साइड में, रिक्वेस्ट है. हाई सेटअप कॉस्ट, मैंने आपको कॉस्ट पूछा था, मुझे नहीं पता कितना है, लेकिन वर्ल्ड बैंक ने एक फैक्ट दिया है, इंडिया स्पेसिफिक फैक्ट. वर्ल्ड बैंक बोलता है, ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत हो जाना यहाँ पे. वर्ल्ड बैंक बोलता है, इंडिया में इन ऑर्डर टू टेक वन स्कीम, पूरा डिपार्टमेंट नहीं, एक स्कीम उस डिपार्टमेंट की, मान लो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ 500 स्कीम होगी, उसकी एक स्कीम को पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉनाइज करने के लिए, टॉप टू बॉटम के एक्सेस इलेक्ट्रॉनिकली देनी है. One scheme, minimum cost which is required is rupees 2000 crore. ज्यादा कम मैं गेस नहीं कर सकता हूं इसमें, लेकिन पॉइंट ये है, ये मिनिमम कॉस्ट है. किसी के अंदर 20,000 लगते होंगे, किसी के अंदर शायद 1500 लग जाए. अब इमेजिन करो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एयरबुक आती है एक, जो यूपीएससी के लिए एक रामबाण होता है, स्पेशली प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए. इनफैक्ट
इसमें जब पढ़ोगे सिर्फ गवर्नमेंट की स्कीम्स है। इफ यू लुक इनटू ईच मिनिस्ट्रीज वेबसाइट देयर आर एटलीस्ट मिनिमम 50 schemes रनिंग ऑफ एवरी मिनिस्ट्री। टोटल करो वो स्कीम्स को और इनटू 2000 करो, वेयर द अमाउंट गोस, इट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट बाय एनी चांस। और ये तो सेटअप कॉस्ट है। वंस यू सेटअप देयर इज आल्सो अ मेंटेनेंस कॉस्ट बिहाइंड इट। मेंटेनेंस कॉस्ट क्या होता है? द स्किल्स, आपको ऑपरेटर्स चाहिए होते हैं, आपको चीजें चाहिए होती है। इफ दिस इज द कॉस्ट, दिस इज रियली गोइंग टू टेक द कॉस्ट टू नेक्स्ट लेवल। और हमने पहले दिन देखा है, वी डू नॉट हैव दैट अमाउंट, दैट लग्जरी ऑफ रिसोर्सेज। तो एथिक्स या फिर गवर्नेंस के अंदर भी जब आगे कभी सजेशन दो, हमेशा दिमाग में रखना कि हर चीज इलेक्ट्रॉनिफिकेशन पे नहीं आ सकती इंडिया में, एटलीस्ट प्रेजेंट लेवल पे। बिकॉज शायद रिसोर्सेज बहुत ज्यादा लग जाएंगे और उन रिसोर्सेज को बना भी दिया तो यहां वाले रिसोर्सेज प्रॉब्लम करेंगे। अब या तो इन रिसोर्सेज को पहले बिल्ड कर सकते हैं फिर यहां आ सकते हैं, दिस वुड बी अ बेटर अप्रोच। अगर सीधा यहां पे बिल्डअप करने लगे और यहां पे रिसोर्सेज नहीं है तो प्रोजेक्ट यूज नहीं होते हैं, लास्ट में इट गोज अनयूज्ड। एंड इसके कारण क्या होता है, आगे एक और डिसएडवांटेज बताऊंगा, और ज्यादा इश्यूज आती है गवर्नेंस में, सॉल्व नहीं होती है। जो थर्ड इशू आता है वो ये, द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। एक बंदा कोई भी हैंड रेज कर लो गाइस। कविता 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 ओके कविता कविता कविता, हेलो 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 यार। शिव प्रताप सिंह, शिव प्रताप सिंह, शिव। गाइस मेरी वॉइस आ रही है क्या? 2 लोगों को अनम्यूट किया है, क्या कर रहे हो आप? राघवेंद्र, राघवेंद्र ओके, कौन बोल रहा है, राघवेंद्र या शिव? ठीक है राघवेंद्र, आई लास्ट यू नेक्स्ट क्वेश्चन, यू आर ऑलरेडी अनम्यूटेड, तो प्लीज एक बार म्यूट कर लेना। शिव, शिव एक चीज बताओ, नॉर्मली हम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस क्यों करते हैं? हमारा कुछ ये रीजन था, अब प्लीज ध्यान से समझना, कि पहले ऑफलाइन सर्विसेज थी, ठीक है, फिर हमने इसको ऑनलाइन पे लाने की कोशिश की। ऑनलाइन का मेरा मतलब है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यहाँ पे किसी भी फॉर्म का हो, इट्स नॉट जस्ट वेब अगेन। इसको इलेक्ट्रॉनिकली प्रोवाइड करने की कोशिश की। अब ये की क्यों गई? बिकॉज ये ऑफलाइन के अंदर बहुत बड़ा हमारा एक सेटअप कॉस्ट था, एक ब्यूरोक्रेसी रन करती थी ऊपर से नीचे तक। हमको लगा इसको साइडलाइन किया जा सकता है और सिस्टम ज्यादा लीन हो जाएगा, राइट शिव? अब रियलिटी में हुआ क्या, जब आपने ऑनलाइन चीजें दी तो ये प्रॉब्लम आई कि एवरीबॉडी वाज नॉट एबल टू एक्सेस द ऑनलाइन। क्यों नहीं कर पा रहे थे? कुछ लोगों को यूज नहीं पता था, जो आगे देखेंगे डिजिटल इलिटरेसी, और कुछ लोगों के पास रिसोर्सेज नहीं थे, टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो वो इसको एक्सेस नहीं कर पा रहे, राइट? तो इस चक्कर में सरकार को क्या करना पड़ गया, ऑनलाइन जब स्कीम को उतार दी, साथ ही साथ में आपको ऑफलाइन भी मेंटेन करके रखना पड़ा। जो आज मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस स्कीम्स के अंदर आप देखते हो, हुआ क्या, सिस्टम को करना था लीन। पहले थी सिंगल ब्यूरोक्रेटिक हायरार्की, अब 2-2 लेयर की ब्यूरोक्रेसी बन गई, एक इधर भी बन गई, एक इधर भी बन गई। तो समझ में आया कि सिस्टम लीन नहीं हो पाया, बिकॉज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इन इंडिया could not replace the offline governance, or it could not replace the face-to-face governance because of certain deficiencies present, and because of which we often see that both the bureaucracies are today existing. So rather than making system lean, it made system more complicated. Do you agree to this? Yes sir. पक्का? यस पक्का। चलो, आपने पासपोर्ट बनाया है क्या? शिव नाम है ना आपका? Yes sir. पासपोर्ट बनाया है? सर अभी तो विदेश नहीं गया हूँ। अरे विदेश जाने के लिए कोई पंथा तो सीख लिया, लेकिन पासपोर्ट ऐसे बना के रख लेते हैं यार हम लोग। चलो कोई बात नहीं है। अगर आप कभी पासपोर्ट बनाओगे तो मैं अभी आपको बताता हूँ सिस्टम क्या है। पहले क्या हुआ करता था, अर्लियर पासपोर्ट ऑफिस था, एक इंडिविजुअल यहां पे जाता विद रेलेवेंट डॉक्यूमेंट्स, अप्लाई करता, वहां पे पास होता, फिर ये डॉक्यूमेंट जाता, फिर पुलिस वेरिफिकेशन आता, और उसके बाद आपके घर पे पासपोर्ट आ जाता। ऐसा कुछ प्रोसीजर पहले चलता था। मैं जाता था, कोई प्रायर अपॉइंटमेंट लेने की जरूरत नहीं थी, राइट? अब इससे आगे जाएं तो आज पासपोर्ट कैसे बनता है? आज पहले आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लेते हो, फिर आप जो भी एक पासपोर्ट केंद्र बोला जाता है आजकल, पासपोर्ट केंद्र विजिट करते हो। पासपोर्ट केंद्र के अंदर आपके ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाते हैं, और इस पासपोर्ट केंद्र से फिर पुलिस स्टेशन में एक पर्टिकुलर रिपोर्ट जाती है। ये पुलिस स्टेशन आपको वेरीफाई करने आना, पुलिस के लोग आपको वेरीफाई करने आते हैं आपके रेसिडेंस पे, और वेरिफिकेशन रिपोर्ट जब एक्सटर्नल मिनिस्ट्री को सबमिट हो जाती है तो आपके घर में पासपोर्ट आ जाता है। यही है ना प्रोसीजर? Yes sir. ठीक है श्वेता, सर आई एम नॉट कंप्लीट एग्री विद यू। नहीं, मेरे को एग्री नहीं, मैं आपको समझा रहा हूं। ये मत मानना कि ये डिसएडवांटेजेस हर चीज में है। मैंने इधर आपको एक सिंपल तरीके से पहले समझाया, पहले पूरी बात सुनो। एग्री और डिसएग्री, मैं आपको एग्री कराने आया हूं क्या इधर, या आपका डिसएग्री करने आया हूं? हम प्रैक्टिकली चीजें समझ रहे हैं कि हुआ कि नहीं, और ये जरूरी भी है। आप पूरा ई गवर्नेंस में शिफ्ट नहीं कर सकते हो, बिकॉज आपके पास अभी वो पॉसिबिलिटी नहीं है। अब जब अगर ये हुआ, एक आदमी पहले ज्यादा आसानी से पासपोर्ट बना लेता था, या आज ज्यादा आसानी से? एडवांटेज क्या आया, ये मिडिल लेवल के ब्रोकर सारे एलिमिनेट हो गए इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस से, ये अच्छाई हुई। लेकिन रियली में एलिमिनेट हो गए क्या? आज आप लोग तो ऑनलाइन पासपोर्ट अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हो, लेकिन आज अगर दिल्ली के भी पासपोर्ट केंद्र पे जाओगे ना तो वहां पे मिडिलमैन मिल जाएंगे। मैं अपॉइंटमेंट ले देता हूं सर आपका, मिले हैं आपको कभी? दिल्ली के अंदर भी मिलते हैं आपको कि सर मैं आपका अपॉइंटमेंट दे दूंगा, 200 रुपए लगेंगे, 250 रुपए लगेंगे, या कुछ इस तरीके के लोग ऑपरेट कर रहे हैं। तो मेरी आगे बात सुनो। चलो अपॉइंटमेंट, चलो आपने ले भी लिया 200 रुपए, ठीक है सर, चलता है इतना तो। अब जब आपने सारे डॉक्यूमेंट ऑनलाइन सबमिट किए हैं, आपको फिजिकली जाने की जरूरत क्या है यार? ध्यान से समझो गाइस, एक बार एलपीजी में भी होगा, सब कुछ होगा, पहले पॉइंट समझ लो एक बार, नहीं आगे जाके लिखोगे क्या यार? आपको फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना क्यों पड़ रहा है यार? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। फीस भी आपकी पहले सबमिट हो जाती है, तत्काल का अलग है, नॉर्मल का अलग है। अब जैसे दक्षिण ने मुझे पूछा, यस दैट टू मेनी दे आस्क फॉर ओरिजिनल्स। ओरिजिनल के लिए पूछा गया तो फिर आपने ई ज्ञान कोश क्यों बनाया भाई? सॉरी, ई ज्ञान कोश बोल रहा हूं,
डिजिटल लॉकर क्यों बनाया? डिजिटल लॉकर के अंदर तो सारी की सारी ऑथेंटिक डॉक्यूमेंट्स रहेगा। आप इस चीज को डिजिटल लॉकर से क्यों नहीं कनेक्ट कर देते हो? आप यहीं से डाउनलोड करके यहाँ पे सबमिट करोगे, वेरिफिकेशन का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। दूसरी चीज, सर हर किसी के पास डिजिटल लॉकर की एक्सेस नहीं है, ये भी मैं मान लेता हूं कि मेरे डैड जैसे लोग अगर देखें उनकी बर्थ सर्टिफिकेट शायद डिजिटल लॉकर में नहीं आ पाएगी, या पता नहीं वो इलेक्ट्रॉनाइज हुआ है कि नहीं हुआ है, मान लेते हैं वो प्रॉब्लम आ सकती है, तो सर ये तो नहीं हो सकता, चलो इसको भी एलिमिनेट कर देते हैं। आप यहाँ पे जाते हो, ये वेरीफाई करते हैं, फिर पुलिस वाले आते हैं, आप पुलिस वाले से डायरेक्टली वेरीफाई कराओ ना ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स, बिकॉज ये आदमी भी तो आके मेरा ओरिजिनल डॉक्यूमेंट देख रहा है, इसके ऊपर 3 चीजें और देख रहा है, तुम भी 3 चीजें और देख रहे हो, मुझे आपके टाइम के हिसाब से जाना पड़ता है। सर ये छोटी छोटी चीजों में मतलब इट्स हम जानबूझ के कोई गवर्नेंस का वीकनेस लिखना चाहते हैं क्या? नहीं नहीं भाई साहब, दिल्ली के अंदर वो छोटा छोटा डिस्टेंस 40 किलोमीटर का हो जाता है पासपोर्ट के अंदर जाने के लिए, और उसके अंदर अपॉइंटमेंट का जो टाइम है कई बार सूटेबल नहीं होता है, बहुत सारे लोगों को अपना जॉब छोड़ना पड़ता है उस दिन, और एक आदमी भी छोड़ रहा है, डेली 1 लाख का भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, तो 1 लाख मैन आवर्स डेज जा रहा है आपका। थोड़ा सा ब्रॉड सोचो। आई मीन अब चलो लेट्स सी, नहीं सर ये एटलीस्ट पासपोर्ट का मामला है, थोड़ा सा जरूरी है, ये भी मैं एक्सेप्ट कर लेता हूं, चलो ठीक है, आपने जब इधर वेरीफाई कर लिया, फिर इसको क्यों भेज रहे हो? इसको क्यों भेज रहे हो? क्या लॉ एंड ऑर्डर की हमारी कोई प्रॉब्लम नहीं बची है दुनिया के अंदर कि एक कांस्टेबल और एसआई जो है पासपोर्ट वेरीफाई करने में लगे हैं, और बाद में हम बोलते हैं कि हमारे पास मैन पावर डेफिसिट है? ये कर क्या रहा है यार इधर? सॉरी टू से दैट, ये कर क्या रहा है भाई साहब? तुमने मेरा सारा वेरिफिकेशन कर लिया, मेरी रेजिडेंशियल प्रूफ भी तुमने देख ली, सारी चीजें ऑथेंटिकेट है, अब यहां तो मुझे ये लिखित में दे दो कि आधार कार्ड के अंदर जो एड्रेस है उसकी कोई वैलिडिटी नहीं है। क्यों? अरे हम ऐसे कहां बोल रहे हैं, तो मेरा आधार कार्ड का एड्रेस मान क्यों नहीं रहे हो आप? अच्छा नहीं सर आप प्रेजेंटली वहां पे रह रहे हो कि नहीं, ठीक है मैं प्रेजेंटली वहां पे रह रहा हूं, दूसरी चीज 2 दिन के बाद छोड़ के चला गया तो क्या कर लोगे आप? अरे ये किस तरीके से हम सिस्टम को फुल प्रूफ बनाना चाहते हैं? उसके बाद क्या होता है, ये पुलिस स्टेशन, पता नहीं आप में से किस किस के साथ हुआ है, मुझे आंसर चाहिए अगर हुआ है तो। ये पुलिस वाले क्या करते हैं, अरे साहब आप पुलिस स्टेशन आके वेरीफाई कर दो, हुआ है क्या किसी के साथ? सागर बोल रहा है, दाक्षी बोल रही है, रवि बोल रहा है, कुमारप्रीत बोल रहा है, राघवेंद्र बोल रहा है, तरुण बोल रहा है, कमलप्रीत बोल रही है, नीता बोल रही है, अंकुर बोल रही है, फिर किस चीज का वेरिफिकेशन है दोस्त? वो क्या रहा है? अभी मैं तो इसने मेरा घर देखा, मैं मेरा कुछ वेरिफिकेशन देखा, मैं पुलिस स्टेशन गया, डॉक्यूमेंट साइन कर दिया, काम खत्म, और उसके बाद किस किस लोगों ने यहाँ पे रिश्वत दी है? देखो 500 भी दिए हैं, 1000 भी दिए हैं, क्या क्या 100 रुपए तक ले रहे हैं क्या यार, हद होगी। अच्छा लिख रहे हैं, सबने लिखा इधर, मैं बताता हूं मेरा एक्सपीरियंस। अब पहला पॉइंट तो समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस ने सिस्टम को उस लेवल पे लीन नहीं किया जिस लेवल पे करना चाहिए था इस सिस्टम को। पासपोर्ट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोजेक्ट इज वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, बट स्टिल वी सी डू देयर आर सर्टेन लूपहोल्स प्रेजेंट हियर, कि अब यहां पे दो चीज करनी पड़ रही है एक नॉर्मल सिटीजन को यार। अब इसके अंदर और थोड़ा सा चीज बताता हूं मैं जब पासपोर्ट अभी अपडेट करा रहा था थोड़े टाइम पहले, रफी अराउंड थोड़ा नहीं 1 साल के आसपास दिल्ली के अंदर, बिकॉज़ प्रीवियस एड्रेस मेरा बैंगलोर का था। दिल्ली में जब अपडेट कराया सारी चीजें होगी, सारी डॉक्यूमेंट नीचे तक आया, मेरे ऊपर तक नहीं आया, घर में वो नीचे खड़ा है, मैं रहता हूं 7th फ्लोर पे, नीचे खड़ा है भाई साहब, मैं रह भी रहा हूं पता नहीं उसे, ठीक है। अब यूपीएससी की तैयारी कर लेते हो और चीजें इतनी देख चुके हो तो अब आपको पता होता है कि कांस्टेबल होता है भाई, एसपी नहीं है वो। उसने गाड़ी मारुति या कुछ गाड़ी में आए, 2 बैठे थे अंदर, गाड़ी से नहीं उतरे वो लोग, ये डॉक्यूमेंट सर इधर कितने टाइम से रह रहे हो? मैं बोला सर अभी यहाँ पे 6 महीने से रह रहा हूँ। बोला नहीं 6 महीने का अगर है तो आपको रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा, ध्यान से सुनना, रेंट एग्रीमेंट देना पड़ेगा सर आपको। मैं बोला ठीक है, मुझे दिखाओ कौन कौन सा एग्रीमेंट देना है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपकी लिस्ट में क्या लिखा हुआ है, दिस और दिस और दिस और दिस, मैंने इसमें 4 डॉक्यूमेंट दे दिए, मेरे पास रेंट एग्रीमेंट नहीं है, आपको रिजेक्ट करना रिजेक्ट कर लो, आई सी यू, मैं देख लूंगा तुम्हें, एलएलबी ऐसे ही मैंने घास काटने के लिए नहीं की है, ठीक है आप रिजेक्ट करो ना, बाद में देखूंगा मेरे को क्या करना है। 4 डॉक्यूमेंट में से एक, मतलब इस लिस्ट में से एक देना था मुझे वेरिफिकेशन के लिए, मैंने 4 पकड़ा दिए तुम्हें, अब भी तुम सेटिस्फाइड नहीं हो, नहीं रेंट एग्रीमेंट मेरे पास था, मेरे जेब में नहीं दिया मैंने, करना है कैंसिल, तू कैंसिल कर एक बार। अब जब एक सिटीजन फेड करता है ना, 1 रुपया नहीं दिया मैंने, चला गया, चाय पानी, क्या चीज की चाय पानी, सरकारी से आता है, पेट्रोल लगता है, पैदल आओ, लिटरली बोला मैंने, पैदल आओ ना, मेरी ड्यूटी थोड़ी है ये, 1 रुपया नहीं दिया, पासपोर्ट आया भी, याद है थोड़ी टाइम पहले मैंने बताया था, सिटीजन नहीं असर्ट करते हैं, होता क्या है कभी हम जल्दी में रहते हैं, बट याद रखो पास कभी भी कोई चीज करो इंडिया में पहले फुल प्रूफ लेके जाओ। क्या फुल प्रूफ? जब मैंने पासपोर्ट अप्लाई किया मुझे पता था पुलिस का ये इंसिडेंट होगा, चीजें होगी, वो ऐसे ही नहीं मानेंगे, मैंने एक्सटर्नल अफेयर की मिनिस्ट्री से निकाल लिया कि अगर कि पुलिस वाला कुछ करता है, ये है, उसने एक ईमेल दे रखा था, कुछ चीजें दे रखी थी, मेरे को ये क्लियर था, जैसे इसने किया मैंने सीधा कंप्लेंट डाल देनी है एक, उसके बाद देखेंगे क्या होता है। मैंने उसे बताया देखो ये दिया हुआ, मैं तो सीधा ईमेल डालूंगा आज शाम को ही, अगर आज अप्रूव नहीं करते हो तो आप, सब हो गया अप्रूव। इनके ऊपर ऑब्लिगेशन है 10 या 30 डेज के अंदर अप्रूव करने की, दे कैन नॉट रिजेक्ट इट अंटिल एंड अनलेस देयर इज अ सीरियस ऑफेंस, क्योंकि अप्रूव हो चुका है आपका सब कुछ, ये फॉर्मेलिटी थी एक, सिर्फ देखने के लिए तुम वहां रह रहे हो कि नहीं, और कुछ वेरिफिकेशन नहीं करना उधर उन्हें। इज द पॉइंट क्लियर कि दिस सिस्टम इज नॉट एज लीन एज इट लुक्स, उसको छोड़ देते हैं। आपका बेहतरीन और सबसे फेवरेट एग्जांपल देता हूं, आईआरसीटी की वेबसाइट चेक की है, ऐप आईआरसीटीसी की अगर ऐप देखते हो आप, दिल पे हाथ रख के बताना कितने लोगों ने एकदम इजीली आईडी बना ली। मेरे कुछ दोस्तों आज भी दूसरे दोस्तों की आईडी यूज करते हैं, मतलब समझ लो नारियल फोड़ के बैठना पड़ेगा उधर, और बाई चांस गलती से गाइस, ये एक दुनिया में कुछ भी होना हो ये गलती मत कर देना आप लोग प्लीज, एक रिक्वेस्ट है, इसका पासवर्ड मत भूल जाना। मैं भूल गया, गायब, कोई ऑप्शन ही नहीं है रिकवरी का। अब मुझे बताओ क्या सिस्टम लीन है? छोड़ दो सर, आईडी तो बन गई, आप फालतू ही बहस कर रहे हैं, ठीक है फालतू लग रही होगी, लेकिन मैं आपको प्रैक्टिकली बता रहा हूं चीज, लिखना इतना नहीं है, समझ जाओगे आप अपने आप पॉइंट लिख लोगे, समझ मेरे को यहां तक उतारनी है। अगर आईडी है भी, अगर आपको टिकट बनानी है, सबसे पहले वो क्या मांगता है, ट्रेन नंबर या स्टेशन कोड, स्टेशन कोड मांगता है, ट्रेन नंबर मांगता है, कुछ ऐसा। क्या होता है, पहले मैं गूगल करता हूं स्टेशन कोड क्या है, फिर वो 3 लेटर या कुछ ऐसे डालता हूं, क्योंकि नॉर्मली 3 लेटर लिखने से कोड आता नहीं है उसके अंदर, वो कहने की बात है, कभी आता है कभी नहीं आता है, वो कोड देखो पहले गूगल में। अरे भाई तुमने ऐप बनाई है या एक बवाल बनाया है? आई मीन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ऐप है यार ये। पेमेंट फेल नहीं, मैं बताता हूं आगे सुनो, आईआरसीटीसी का मेरे साथ हुआ है, पेमेंट कर दिया, पेमेंट कट गया, टिकट नहीं आई, हुआ है किसी के साथ। और बिलीव मी
मेरे दोस्त बोलते हैं सर पेमेंट वापस आ जाता है, मेरा अभी भी 1700 कुछ रुपए जो अहमदाबाद और दिल्ली की राजधानी थी आईआरसीटीसी का लोनी हूं मैं भाई, पैसे बाकी है मेरे अभी तक नहीं आए, रिकॉर्ड्स है मेरे पास बैंक स्टेटमेंट्स के। वाह यार बताओ। और मुझे डर लगता था, ऐसे दांत रख के बनानी पड़ती है टिकट, पैसे कट गए टिकट नहीं आई तो, पैसे कट गए टिकट नहीं आई तो, चल क्या यार। और इसके कारण क्या होता है, फिर सिटीजन यूज नहीं करता, छोड़ यार फिर रिस्क है इधर, कहीं और से कर लेते हैं। आई मीन इमेजिन इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में बहुत सारी दिक्कतें इंडिया में, जो सेकंड एआरसी एक स्टेटमेंट बोलेगा तुम्हारे चेहरे पे स्माइल आ जाएगी, बोला हाँ ये है स्टेटमेंट। बट आई होप ये 2-3 पॉइंट समझ में आए। नेक्स्ट एक कंसर्न जो आता है सेफ्टी का, एंड दिस इज अ सीरियस कंसर्न। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉनिफिकेशन होता जा रहा है सर्विसेज का, शायद उस लेवल पे हमारे सेफ्टी मैकेनिज्म्स नहीं है। अभी रिसेंटली फिर आईटी एक्ट के बारे में आ गया, ये पिछले 1.5 साल से तो लगभग चल ही रहा है, अमेंडमेंट बिल जो हुआ, कंट्रोवर्सीज, प्राइवेसी एक्सेट्रा। द सेफ्टी ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोजेक्ट रिमेन्स क्वेश्चनेबल। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, ऐसा कौन सा सेफ्टी कंसर्न है? बोलता हूं तो फैक्ट है तो बोलूंगा, नहीं तो नहीं बोलूंगा। मेरी कोई एक वेबसाइट है, उसके बेसिस पे अगर आप पेमेंट करने जाओ तो भैया दिवाकर सर की उतनी औकात नहीं है कि बहुत जबरदस्त सिस्टम बना ले। यूपीएससी की तो बहुत सॉलिड से एस्पेक्ट होनी चाहिए ना। हाँ एम्स अटैक इज अ वेरी गुड एग्जांपल, पूरा का पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया था इनका। यूपीएससी इज अ वेरी पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। नेक्स्ट टाइम जब नेक्स्ट ईयर जब यूपीएससी का फॉर्म फिल करोगे ना, जब पेमेंट करने जाओगे तो साइबर सेल ही अवेयरनेस फैला रहा है, पता नहीं अब सही है कि गलत, कि आप जो वेबसाइट पे पेमेंट लिंक देने जाते हो ऑब्वियसली आपको एक एक्सटर्नल वेबसाइट पे लेके जाएगा बैंक के सर्वर में, लेकिन वहां पे अगर लॉक का निशान नहीं आता है तो वो सेफ नहीं है, पेमेंट मत करना। ऐसी इंफॉर्मेशन आती है ना हमारे पास, नहीं करना उसमें। यूपीएससी का पेमेंट जब करोगे ना 200 रुपए की फीस, कोई लॉक का साइन नहीं आता ऊपर, नेक्स्ट टाइम खुद चेक कर लेना। दिस इज द सेफ्टी। अब वहां से मैं नहीं बोल रहा हूं आपका कुछ पैसा चले जाएगा या कुछ ऐसा चले जाएगा, बट येट even the government services and the organizations which can be considered as constitutional bodies, they themselves are facing the serious concerns of cyber attacks or cyber threats. The recent AIMS attack can be one very good example to show how electronic governance are open to various forms of ransomwares or attacks. और इसके लिए आपके पास भरपूर एग्जांपल है कि सेफ्टी के मामले में थोड़ी सी एक चैलेंज है इंडिया में। हाँ ऑब्वियसली बात है, चैलेंज इसलिए भी है कि धीरे धीरे हम लेके आ रहे हैं, तो जैसे आएगा वैसे सीखेंगे। हाँ गुड सीखेंगे, लेकिन फिलहाल एक इशू है जो कई बार एक यूजर को मोटिवेट नहीं करता है इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शन यूज करने के लिए। और अगर फिर भी आपको ये भी थोड़ा सा डाउटफुल लग रहा है, क्योंकि सर अगले साल टेस्ट करेंगे आप तो निकल लोगे, फिर मैं किसको बताऊंगा कि आप झूठ बोल रहे थे। बाई चांस आप में से कितने लोग जब थर्ड पर्सन को अकाउंट मनी ट्रांसफर करते हो तो पहले 1 रुपया करते हो? सही बताना, देखो मेरे से, बिकॉज अल्टीमेटली माय मोटिव इज टू मेक यू अंडरस्टैंड। मैं खुद कई बार करता हूं 1, 2, 10 या जो भी रुपया है, मैं नॉर्मली एक टेस्ट ट्रांजैक्शन होता है पहले। क्यों कर रहे हो? बिकॉज कहीं ना कहीं कुछ इश्यूज है, कभी हमारी तरफ से अकाउंट नंबर रॉन्ग हो सकता है, कभी हो सकता है कि कुछ और ऐसा मालवेयर है कहीं और चले जाए पैसा, मतलब 50 कंसर्न हो सकते हैं हमारे। बट अगेन ये इशू है तभी शायद हम थोड़े से कॉन्शियस है इसके बारे में, बिकॉज अगर कल गलत बैंक अकाउंट नंबर में डाल भी दूं और मेरे पास अगर सॉलिड मैकेनिज्म है टू रिकवर द मनी इमीडिएटली, तो मैं सोचूंगा भी नहीं, जितना है सीधा ट्रांसफर कर दिया, बिकॉज एक एप्लीकेशन डालेंगे, मेल डालेंगे, वो सारा ट्रांसफर हो जाएगा कि ये गलती से हो गया, क्योंकि ऐसा लॉ है इंडिया में। प्रॉब्लम ये है कि शायद वो उतने लेवल पे वर्क नहीं करता है। नेक्स्ट, ये शायद आप पे एप्लीकेबल नहीं होगा गाइस, लेकिन ये एप्लीकेबल होगा मेरे मॉम डैड या फिर आपके एल्डरलीज के ऊपर। मेनी टाइम्स वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, अगर ये टैकल भी कर लिया जाए, वन चैलेंज ऑलवेज रिमेन्स इन इंडिया इज दिस, दैट इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इज गोइंग टू गिव यू impersonal services, impersonal नेचर ऑफ सर्विसेज, एंड देयर आर 10% एल्डरली पॉपुलेशन, एंड बियॉन्ड दैट 35 to 40% के आसपास यूथ है, बाकी जो पॉपुलेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ी सी हिचकिचाती है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस यूज करने के लिए, बिकॉज उन्हें वो फील नहीं आती सर्विस के लिए। मेरे डैड आज भी डेबिट और कुछ कार्ड कैरी नहीं करते, नहीं यार ये कैश ही ठीक है, बार-बार ये बैंक का, ये मेरे से नहीं होता है, ये पिन डालो वो पिन डालो, नहीं करते हैं वो। नहीं उनके पास यूपीआई है, नहीं उनके पास भीम है, कुछ नहीं, जो ट्रांजैक्शन बचा कुछ है वो कैश में करते हैं, बस दैट्स इट। और बात ये नहीं है कि उन्हें आता नहीं या सीखना नहीं चाहते, हो सकता है नहीं सीखना चाहते हैं, बट हो सकता है सेफ्टी का कंसर्न लगता है, या हो सकता है कि नहीं वो यूज्ड टू नहीं है इस चीज के लिए। और अगर 10% लोग अगर एल्डरली है और सिर्फ 35% के आसपास या 40% के आसपास यूथ है, तो बाकी 60% जनता में से अगर 50% भी यूज नहीं कर रही है, तो वो अमाउंट ऑफ पॉपुलेशन जाती है तकरीबन 40 करोड़, एंड दैट्स नॉट अ स्मॉल अमाउंट। और अगर ये एक रीजन है तो ये अब इसका सॉल्यूशन नहीं है, यहाँ पे मेंटालिटी या बिहेवियर चेंज लानी पड़ेगी। सो वन अनदर प्रॉब्लम इज द impersonal nature of services. The next important problem is digital illiteracy. I don't think I have to even elaborate that. But digital illiteracy is one of the problem that many people are not even aware. वो इसके victim हो जाते हैं, या फिर वो यूज नहीं कर पाते हैं, या फिर वो एक्सेस नहीं कर पाते हैं। So digital illiteracy present among the citizens and as well as among the bureaucrats. It is further reducing the spirit or the efficacy of electronic governance. Because शायद हम पता नहीं है कैसे यूज किया जाए। आपको एग्जांपल बताता हूँ, ज़ोमैटो, स्विगी, उबर, ओला, ये सारी चीजें आ गई थी तकरीबन 2016 की बात होगी, जब आई वाज टीचिंग इन अहमदाबाद। लेकिन मैं यूज नहीं करता था यार, कैसे करना है, कौन डाउनलोड करेगा, ये पासवर्ड सब कुछ नहीं करता था, मेरे को अवेयरनेस नहीं थी। आई वाज टेक्निकली डिजिटली इलिटरेट देयर। डिजिटल इलिटरेसी क्या होता है? व्हेन यू डू नॉट हैव कैपेसिटी टू यूज द टेक्नोलॉजी। अब दिस इज आल्सो प्रेजेंट बिकॉज ऑफ पीपल आर नॉट हैविंग एक्सेस टू टेक्नोलॉजी, सम आर हैविंग एक्सेस बट दे आर नॉट एबल टू यूज, देयरफॉर द ई-गवर्नेंस बिकम्स द विक्टिम ऑफ इट। ये तो थी कुछ एक ऐसी चैलेंजेस जो शायद हमारी गवर्नेंस, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस को फेस करनी पड़ रही है। अब ये पॉइंट जो आगे है वो डबल स्टार मार्क से लिख लेना। सेकंड एआरसी ने बोला था ये वाला स्टेटमेंट, अब थोड़ा सा बड़ा है इसलिए थोड़ा सा लिखा है। सेकंड एआरसी ने इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की सारी प्रॉब्लम को एक स्टेटमेंट में समराइज किया है, और मुझे बताना ये स्टेटमेंट आपको कैसे लगा, और क्या ये स्टेटमेंट कल क्वेश्चन बन सकता है क्या? यू गिव मी योर सजेशन। सेकंड एआरसी सेज द फोकस ऑफ ई गवर्नेंस इन इंडिया हैज बीन ऑन ई, नॉट ऑन जी। कैन इट बी अ क्वेश्चन?
कि इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इंडिया में जो आया उसने फोकस सिर्फ ई पे किया, जी पे नहीं किया। मतलब हमारा सीधा सीधा उद्देश्य रहा ऑफलाइन से ऑनलाइन, मतलब नॉन टेक्नोलॉजी से टेक्नोलॉजी। लेकिन जब आप ये टेक्नोलॉजी कर रहे हो, लेके आ रहे हो सिस्टम को, इलेक्ट्रॉनाइज कर रहे हो, क्या इससे बेनिफिट हुआ? गवर्नेंस बेटर हुई? फोकस नहीं किया हमने। व्हाट अ ब्रिलियंट स्टेटमेंट कि एक स्टेटमेंट में सारी प्रॉब्लम्स एक्सप्रेस्ड। ये सारा चैलेंज इसलिए आया बिकॉज हमने कभी भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस के अंदर हमारा मूल उद्देश्य ये रहा इलेक्ट्रॉनिक हो जाए सर्विस, लेकिन क्या वो सर्विस इलेक्ट्रॉनिक होने के बाद में गवर्नेंस बेटर हो रहा है? हमने जी पे फोकस नहीं किया। अब इसको कभी प्रैक्टिस करना एज अ क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी, द फोकस ऑफ ई गवर्नेंस हैज बीन ऑन ई नॉट ऑन जी। ये क्वेश्चन कैसे बनेगा? द फोकस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इन इंडिया हैज बीन ऑन ई नॉट ऑन जी। डू यू एग्री? बन सकता है क्वेश्चन। यहां से प्रैक्टिस होते हैं गाइस क्वेश्चंस, और ये स्टेटमेंट्स एआरसी के रिपोर्ट्स के आपके लिटरली क्वेश्चन बनते हैं। अप्रूव करना पड़ेगा, और प्रूफ के लिए क्या? जो अभी तक आपको कहानियां लग रही थी ना मेरी, वो होगा प्रूफ। ये सारी चीजें कि देखो गवर्नेंस बेटर नहीं हुआ, इलेक्ट्रॉनिफिकेशन तो हो गया। देखो आईआरसीटी से इलेक्ट्रॉनिफिकेशन तो हो गया, गवर्नेंस पे ध्यान नहीं गया। दोनों केस स्टडी बन गए तुम्हारे। सो आई सेड यू आई एम नॉट गोइंग टू वेस्ट इवन अ सिंगल सेकंड ऑफ योर टाइम हियर, बिकॉज़ कंटेंट इंपॉर्टेंट है। कहानियां चलती रहेगी, जीवन ये कहानी है। क्लियर विद दिस कि उन दोनों केस स्टडीज को डाल देना, प्रूव हो जाएगा गवर्नेंस का फोकस नहीं रहा। फिर भी नहीं है तो आपको एक एग्जांपल देता हूं, और ये तो काफी जबरदस्त एग्जांपल है। न्यूज़पेपर में पढ़ा था मैंने ये, और ये लिटरली आई कुड नॉट बिलीव कि ऐसा कुछ पढ़ा मैंने। राइट टू इंफॉर्मेशन, बिहार गवर्नमेंट ने क्या किया वो बताता हूं। आरटीआई का एक लिमिटेशन है, 30 दिन में इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए। ध्यान से सुनना, अच्छा सा केस स्टडी है ऑफ फोकस ऑन ई नॉट ऑन जी। एक इंडिविजुअल अप्लाई करता आरटीआई सरकार के ऊपर, सरकार 30 दिन के अंदर इसे इंफॉर्मेशन देगी, नहीं तो फिर ये फाइन लगेगा, आगे जाएगी, ऐसे चलता रहेगा। अब बिहार गवर्नमेंट इसको लिटरली 30 दिन में देना चाहती थी। मोटिव बड़ा सही था जहां तक मुझे लगता है। अब बिहार गवर्नमेंट ने देखा कि जब ये आरटीआई फाइल होता है तो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो बहुत जगह, कभी डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जाना पड़ सकता है, कभी स्टेट के हेडक्वार्टर में होगा, बहुत पुरानी इन्फॉर्मेशन हो सकती है, टाइम लग सकता है निकालने में। बिहार गवर्नमेंट ने ये सोचा सारी इन्फॉर्मेशन को डिजिटलाइज कर देते हैं। ठीक है, सारे डॉक्यूमेंट्स को डिजिटलाइज किया उन्होंने। इसके बाद इस अज्यूम करो इस आदमी ने आरटीआई डाली बिहार गवर्नमेंट पे, इन्फॉर्मेशन बिहार गवर्नमेंट ने 30 दिन से पहले दी थी। जब मेरे घर पे इन्फॉर्मेशन आई, मैंने इन्फॉर्मेशन देखी, मैं बोला अरे बच्चा चश्मा लेके आना, देखी नहीं दिखा, पावर चेक करा लेता हूं, पावर चेक किया नहीं दिखी, कुछ हॉरिजॉन्टल, कुछ टॉप बॉटम, कुछ अपसाइड, कुछ ब्लैंक, कुछ दिखाई नहीं दे रहा कुछ में किसी में। फिर इसने बोला कि ये इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं है। क्यों? आरटीआई आपको ये प्रोविजन देता है कि अगर आप सेटिस्फाइड नहीं हो फिर अपील कर सकते हो। बोला ये इन्फॉर्मेशन विजिबल नहीं है, मैं रेकमेंड मैं चाहता हूं कि मुझे वापस ये इन्फॉर्मेशन इशू की जाए। फिर वो इन्फॉर्मेशन नहीं विजिबल ही नहीं है। फाइनली ये कंक्लूड हुआ कि जब पूछा गया कि नहीं मुझे अब इलेक्ट्रॉनिक नहीं, मुझे हार्ड कॉपी की इन्फॉर्मेशन चाहिए, फाइनली ये हुआ कि बिहार गवर्नमेंट ने बोला कि हमने सारी इन्फॉर्मेशन डिजिटलाइज करने के बाद में जो इन्फॉर्मेशन ऐसे इतने साल की थी, कुछ ईयर दिया हुआ था, वो जला दी हमने। माय गॉड, बाप रे यार। अब तुमने जला तो दी, कोई बात नहीं है, जो तुमने स्कैन किया वो दिखाई नहीं दे रहा है। फोकस कहां पे था? ई गवर्नेंस हो गया हैम्पर। कैन यू अगेन प्रूव दिस स्टेटमेंट बाय दिस बिहार केस स्टडी ऑफ आरटीआई? दिस इज हाउ यू यूज योर न्यूज़पेपर कि ऐसी ऐसी चीजें निकाल के रखो, राइट टॉपिक पे राइट जगह लगा सकते हो आप, एंड पूरा आंसर बनता है दोस्त, पूरा आंसर बनता है केस स्टडी पे। This clearly shows the focus has been on electronification, not on the levels of governance. The case study, the recent incident of Bihar, where they scanned the information, but however the scanning was done in such a manner where the information itself was not visible. The entire process goes waste in such circumstances. लिखना तो इतना है सिर्फ कि बिहार गवर्नमेंट ने स्कैन तो कर लिया भाई, लेकिन वो स्कैन अगर रीडेबल नहीं है तो आपकी मेहनत भी खराब हो रही है, कॉस्ट भी लग रहा है, और फाइनली कोई फायदा नहीं हो रहा उस चीज का। तो आई होप द सेकंड एआरसी स्टेटमेंट इज क्लियर इनफ। द फोकस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इन इंडिया हैज बीन ऑन ई नॉट ऑन जी। और ये मैंने एप्लीकेशन किया है, किसी ने बोला नहीं है। रिसेंटली एक और बड़ा चैलेंज आ रहा है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में, वो है राइट टू प्राइवेसी, जो सुप्रीम कोर्ट अब कहीं ना कहीं एक फंडामेंटल राइट मानता है, और उसके बेसिस पे चांसेस है कि बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोजेक्ट कल कोर्ट की कचहरी के अंदर खड़े हो जाएंगे। कैसे? हाउ डू यू सी दैट? कोई प्रोजेक्ट्स डाउनलोड करते हो, एप्स डाउनलोड करते हो तो परमिशन मांगता है वो, कैमरा एक्सेस, डॉक्यूमेंट एक्सेस, ये एक्सेस, वो एक्सेस, कुछ ऐसी चीजें हैं, और जब वो एक्सेस नहीं देती हो तो क्या वो ऐप यूज कर सकते हो आप? 99% तो नहीं होता है। कल पॉसिबिलिटी है कि इस केस को सीधा राइट टू प्राइवेसी पे लेके जाया जा सके। सर इतना कौन करता है क्या? सर कुछ भी क्या मतलब? कुछ भी लग रहा है क्या यार तुम्हें? ये क्या छोटी सी चीज है क्या? आपके पूरे कैमरा फोन की एक्सेस दे दी आपने, छोटी सी है। पूरी ड्राइव की एक्सेस मिल गई, छोटी सी है। हाँ छोटी सी होगी अगर आपको लग रहा है आपका कोई फुटप्रिंट ही नहीं है वेब का, नहीं तो यार दोस्त यहाँ पे बहुत कुछ इश्यूज है। कॉन्टैक्ट्स की एक्सेस दे दी, राइट। तीसरी चीज ये सर फिर भी छोटी सी है मेरे लिए, तो मैं नहीं मानता हूँ। बाई चांस अगर आपको ये लगता है तो अब मुझे मैम का नाम नहीं याद आ रहा है, एक काफी बीच में ये वायरल इन द वायरल तो नहीं बोलूंगा, काफी बीच में इनका वाहवाही और काफी इनके वीडियोस आए थे। एक टीएमसी की लेडी एमपी है, लोकसभा से है जहां तक याद आ रहा है, मुझे याद नहीं आ रहा उनका नाम, कोई रिकॉल कर सकता है क्या? इनका दिल्ली में एक इंसिडेंट हुआ था। महुआ मोइत्रा, यस महुआ मोइत्रा, राइट। वेरी स्ट्रांग लेडी, काफी अच्छे से बोलती भी है, ऑरेटरी स्किल्स भी अच्छी है इनकी। इनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था जो इन्होंने ट्वीट किया था। ध्यान से सुनो कैसे प्राइवेसी छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ा मुद्दा बन सकता है। ये दिल्ली के अंदर किसी डीकैथलॉन, आपने सुना होगा या पढ़ा होगा कभी, ये रियलिटी में हुआ है। ये डीकैथलॉन विजिट कर रहे थे, कुछ सामान खरीदा इन्होंने, और जब बिलिंग कराने गए तो उन्होंने इनका नंबर मांगा। बोला नहीं आई एम सॉरी आई विल नॉट बी गिविंग दी नंबर, टेलीफोन नंबर।
द पर्सन रिफ्यूज टू बिल। और इन्होंने बोला कि मैं फ्रांस भी गई हूं, आपकी कंपनी फ्रांस से है, फ्रांस में तो लोगों से नहीं मांगते हो आप ये नंबर। और बाद में इन्होंने ट्वीट किया कि देखो ऐसे ऐसे फोर्स किया जा रहा है मुझे मेरा टेलीफोन नंबर लेने के लिए और मेरा राइट टू प्राइवेसी वायलेट हो रहा है। जब इस मुद्दे पे राइट टू प्राइवेसी आ सकता है तो ये जो ऑनलाइन है ना दोस्त, ये तो बहुत आपका पूरा फोन का एक्सेस, मतलब आपने शायद सब कुछ दे दिया एक्सेस में ऊपर। And if this can be an issue of privacy, then definitely this is a certain challenge which the electronic governance of India is going to face in the times to come. Because majority of the electronic governance projects largely traces one's footprint and requires different permissions of the personal information which are present, which tomorrow can open to judicial interpretation. और by chance interpretation उल्टी होगी, पूरा का पूरा प्रोजेक्ट खत्म, और पूरा प्रोजेक्ट खत्म तो वो 2000 करोड़ रुपए जो तुमने लगाए हैं वो जीरो। समझ में आया कितना बड़ा इंप्लीकेशन हो सकता है? तो प्लीज मेक श्योर कि ये महुआ मोइत्रा का इंसिडेंट देखने के बाद में मैं जितनी शॉप पे गया हूं, मैंने कभी मेरा नंबर दिया ही नहीं, मैं सीधा बोलता हूं सॉरी मेरे पास फोन नहीं है, और फोन होता भी है, नो आई एम सॉरी आई नॉट शेयर द नंबर, वो भी बना के देते हैं। क्यों मुझे वो ट्रेस करें, मैसेज करें, ये ऑफर वो ऑफर क्यों करना है यार ये सब? और पॉइंट इज दिस कि इश्यूज है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस में, और ये किसी रिकमेंडेशन से नहीं है, जस्ट मैंने करंट अप्लाई किया है क्योंकि महुआ मोइत्रा का इंसिडेंट मैंने पढ़ा था ट्विटर पे, मुझे लगा शायद ई गवर्नेंस में भी ये बहुत डिफिकल्ट होने वाला है आगे, सो मे बी देयर इज अ पॉसिबिलिटी। सो आई होप माय स्टूडेंट्स आर क्लियर इनफ एज फार एज द चैलेंजेस प्रेजेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। और इन चैलेंजेस के बेसिस पे कहीं ना कहीं जब तक ये चैलेंजेस रहेंगे इनकी एडवांटेजेस कम होगी, तो हमें सबसे पहले इन चैलेंजेस को टैकल करना है। क्वेश्चन ये आता है कैसे करें टैकल, वे फॉरवर्ड। कुछ तरीके हैं जहां पे दो चीजों की रिकमेंडेशन मैंने लिखी है, नीति आयोग और सेकंड आरसी। ये सारी की सारी रिकमेंडेशन नीति की है, नीति आयोग की, और एक स्क्रीनशॉट ले लो सब। नीति आयोग ने ये कुछ रिकमेंडेशन दिया है इन ऑर्डर टू लार्जली इंप्रूव द सिनेरियो ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। जैसे सेकंड आरसी में एक चीज मैंने बोली थी कि फोकस हैज बीन ऑन ई नॉट ऑन जी, एक क्वेश्चन बन सकता है, प्रैक्टिस करके रखना। वैसे नीति की एक रिकमेंडेशन में एक क्वेश्चन बन सकता है ये वाले में, फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन। पूरा स्टेटमेंट अगेन मैंने नहीं लिखा इधर। नीति आयोग ने पहला रिकमेंडेशन दिया, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोजेक्ट शुड फोकस ऑन ट्रांसफॉर्मेशन नॉट ऑन ट्रांसलेशन। ट्रांसफॉर्मेशन पे फोकस करो, ट्रांसलेट मत करो। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रांसलेट? ऑफलाइन से ऑनलाइन, पेपर से आईपैड सपोज। पर सिर्फ ये नहीं है भाई इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, क्योंकि ये करने से क्या हो रहा है, ट्रांसलेशन से क्या हो रहा है, ई पे फोकस आ जा रहा है। ट्रांसफॉर्मेशन से फोकस शिफ्ट कहां पे हो जाएगा, जी पे शिफ्ट हो जाएगा। तो कैन यू यूज नीति आयोग रिकमेंडेशन इफ अ क्वेश्चन कम्स फोकस ऑन ई नॉट ऑन जी? ये पहला रिकमेंडेशन आंसर बन सकता है उधर कि हमें इस तरीके से प्रोजेक्ट लेके आने हैं जो लिटरली गवर्नेंस का मैकेनिज्म बेटर करे, ना कि सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिकली ट्रांसफर कर दे सर्विसेज को। Because just shifting the floor would not help. Improving the accessibility, affordability, and quality is the important aspect of electronic governance. तो पहला ये लिखना so that आप इंट्रो में क्लियर हो जाओ कि अल्टीमेटली ई गवर्नेंस को ठीक करने के लिए ये करना पड़ेगा। अब ये कैसे किया जाए, सवाल ये आता है। तो पहला, मोबाइल फर्स्ट। बताओ कौन सा चैलेंज इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का इधर टैकल हो रहा है? अगर हम मोबाइल फर्स्ट पे आ जाए तो टेक्नोलॉजिकल एक्सेस। एक चैलेंज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस वाज द टेक्नोलॉजी वाज नॉट एक्सेसिबल। द वेब प्लेटफॉर्म still is not easily accessible through laptops and desktops, but the mobile phone today is at least much more accessible to a common person. Therefore any electronic governance from now onwards which has to be built, the shift has to be from web based to app based. वेब से ऐप पे शिफ्ट करो, बिकॉज ऐप को बनाना भी आसान है, ऐप की एक्सेसिबिलिटी भी फोन से हो सकती है आसानी से, देयरफॉर ज्यादा लोग इसका फायदा उठा पाएंगे व्हेन कंपेयर टू दिस। सर ऐसा कैसे पॉसिबल है? अगर मेरे पास इंटरनेट वाला फोन है, अगर ऐप नहीं भी है तो वेब से तो कर ही सकता हूं ना मैं। कर सकते हो? यस कर सकते हो। लेकिन जब ये किया आपने तो आपने क्या एक चीज नोट की, 3 डॉट्स को जब क्लिक करोगे तो उधर आता है डेस्कटॉप व्यू। डेस्कटॉप व्यू करते ही फॉन्ट्स एकदम छोटे हो जाते हैं, आपको लेफ्ट राइट ऐसे ऐसे करना पड़ता है। और कई बार सर बिना डेस्कटॉप व्यू के कर लेंगे, तो जब आप यूपीएससी फॉर्म खोलोगे तो बहुत सारी बॉक्सेस खुलेगी नहीं उसमें। इसका मतलब वेब जब मोबाइल में खोलते हो आप तो उसका इंटरफेस जो है वो स्मूथ नहीं होता है। ऐप क्या होता है, बहुत इजीली सारी इंफॉर्मेशन एक बहुत रीडेबल फॉर्मेट में आपको दे देती है। ऑल द वेब कैन बी यूज्ड ऑन मोबाइल्स, बट वो इमरजेंसी के लिए सही है, रेगुलरिटी पे वो नहीं किया जा सकता इस लेवल पे वर्क और एस्पेक्ट। सो इज द पॉइंट क्लियर इनफ कि हाउ वी ऑफन सी दिस कि आज मोबाइल फर्स्ट पे फोकस करने से ई गवर्नेंस की एक्सेस बढ़ जाएगी। दिस इज द पॉइंट वी आर मेकिंग हियर। सेकंड, अ वेरी वेरी क्रूशियल इंपैक्ट। सेकंड रिकमेंडेशन विद नीति गेव वाज लैंग्वेज लोकलाइजेशन। ये वर्ड यूज करोगे तो ज्यादा बेटर है। लैंग्वेज लोकलाइजेशन मींस that electronic governance which are made should be made in multiple languages, including the local vernacular languages, because there is a possibility people may be digitally literate but they may not have idea of Hindi or English which are majorly spoken and used language in India. तो एक लोकल लैंग्वेज का भी ऑप्शन दिया जा सके तो शायद ज्यादा बेटर रीच हो जाएगी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की। इंटरऑपरेटिबिलिटी। अगर मुझे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता कि तुम्हारे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस की क्या है, तो मैं शायद यही बोलता मेरे हिसाब से सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं है। मतलब एक चीज के लिए एक प्रोजेक्ट बन रहा है, व्हाई कांट प्रोजेक्ट बी मेड इन सच अ फैशन जहां पे उससे रिलेटेड नियर अबाउट सर्विसेज, चाहे वो स्टेट की हो चाहे वो सेंटर की हो, एक जगह दी जा सके तुम्हें। लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ कोविन ऐप, राइट? कोविड के लिए बनाई गई, आई एग्री, जब बनाई गई थी तब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट थी बिकॉज आपको वैक्सीन कौन सी किधर मिल रही है, हॉस्पिटल्स एक्सेट्रा। बट आज क्या इस कोविन ऐप को आपके इंद्रधनुष प्रोग्राम से नहीं जोड़ा जा सकता? एक ही ऐप में सारा काम हो गया कि जितनी वैक्सीन बड़ों को बच्चों को लगती है आपकी सारी डिटेल्स वहीं पे मिल जाए।
Why create different projects when you already have resource crunch, and furthermore complexity reaches to next level when for the same category of schemes state has its own project, center has its own project. अब प्रॉब्लम क्या आती है? both are spending good amount of money in order to create the same project for the same type of services. Why can't there be a synergetic relationships where both can come together and operate a common project जो स्टेट का भी पैसा बचाएगी, सेंटर का भी पैसा बचाएगी? दूसरी चीज, पैसा ही सब कुछ नहीं है इधर. एक सिटीजन कंफ्यूज्ड है, मैं स्टेट वाली ऐप के अंदर जाऊं, मैं सेंटर वाली ऐप के अंदर जाऊं, किधर मुझे पुट अप करना है? एग्जांपल देता हूं, ध्यान से सुनना. ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म के लिए इंडिया में कम से कम 10 एप्स है. कुछ डिपार्टमेंटल्स है, कुछ अलग है, कुछ रेलवेज की है, कुछ हॉस्पिटल्स की है, जो एक कॉमन प्लेटफॉर्म देखा जाता है. वहां पे आप देखते हो सीपी ग्राम जैसी प्लेटफॉर्म्स है, प्रगति जैसे प्लेटफॉर्म्स है. अब आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एग्जैक्टली ग्रीवेंस पुट अप किसमें करूं मैं. और एट द एंड जब सिटीजन ये कंफ्यूजन से गुजरता है, बोलता छोड़ यार क्या करें. ये प्रॉब्लम आ जाती है when there are multiple apps which are present. This not only increases the cost but it also hampers the operation, and at the same time it also largely demotivates the citizens to use such apps. This is problem. और सच बात देखें तो ब्लिंकिट जैसी ऐप अगर आप यूज करते हो तो आप लिटरली देखोगे क्या स्मूथ ऑपरेशन है. सरकार के एप्स में इतना स्मूथ ऑपरेशन क्यों नहीं हो सकता? और फिर भी अगर आपको ये मजाक लग रहा है, मैं आपको एक चैलेंज देता हूं आज. गूगल टाइप करके नहीं, क्योंकि गूगल टाइप करके लिंक मिल जाएगी आपको यार, डायरेक्टली जाके सर्च करना. अब ऐसा चैलेंज भी नहीं है कि होगा नहीं, हो जाएगा, लेकिन आपको शायद जो मैं पॉइंट बोल रहा हूं समझ में आ जाएगा. गो टू मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस और 2008 का बजट डाउनलोड करना, तो लिटरली परेशान हो जाओगे. 2008 ऐसे बोल दिया मैंने, चाहो तो लेटेस्ट भी कर सकते हो. क्यों? पहले आप फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाओगे, फिर वो डिपार्टमेंट कौन सा है बजट का, उस डिपार्टमेंट में जाओगे तो 4 चीजें खुलेगी, फिर उस 4 चीजों में आपको पता होना चाहिए बजट कहां पे है, उसको क्लिक करोगे तो फिर वो पीडीएफ वाली लिस्ट आएगी, फिर आपको डाउनलोड करना है, फिर आपके पास आएगा. एक आम आदमी को इतनी सारी चीजें नहीं पता होती है. वहीं पे एप्पल की वेबसाइट यूज की है कभी? यूपीएससी वेबसाइट, सही बात है एकदम, यूपीएससी की वेबसाइट में भी ये दिखाई देता है. एप्पल की वेबसाइट जब आप यूज करोगे, खोलना, अगर बाई चांस आप तो ऑनलाइन नहीं हो अभी, खोलना कभी वेबसाइट ये, टाइप करना apple.in इंडिया वाला पार्ट. अगर टच स्क्रीन है तो ऐसे ऊपर करते जाना, वो वेबसाइट अपने आप स्मूथली ऑपरेट होती चली जाएगी. क्लियरली हेडिंग दी है, मैक चाहिए, आईपैड चाहिए, मोबाइल चाहिए, फलाना चाहिए, जाओ कंपैरिजन ऑटोमेटिकली वहां पे आ जाते हैं और आपको पता चल जाता है मुझे क्या खरीदना है. एप्पल जैसी इत्तू सी कंपनी, इत्तू सी क्यों बोल रहा हूं, इंडिया कहीं अलग लेवल पे है भाई. आई थिंक 3 पॉइंट सम ट्रिलियन की इकोनॉमी है इंडिया की. इतनी सी कंपनी है, नाखून जीती इंडिया के, और इतना जबरदस्त प्लेटफॉर्म है. आई मीन व्हाट इज ब्लॉकिंग अस? या तो हम ई गवर्नेंस को सिर्फ टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से लेके चल रहे हैं आगे, मे बी दैट इज द रीजन शायद इंटरऑपरेटिबिलिटी नहीं है. और इसके अंदर अगर कोई इंजीनियर से हो तो आप देखोगे कि प्रॉब्लम ये आती है. अब देखो, किसी ने मुझे बोला संदीप बजट हो गया सर डाउनलोड, गुड, लेकिन आप अगर देखोगे पहले आपने वेबसाइट खोली, फिर आपने बजट डिपार्टमेंट खोला, फिर आपने अलग अलग जगह से जाके मे बी डाउनलोड किया, या कैसे किया? डायरेक्टली बजट का लिंक आ गया उधर. संदीप जल्दी से यार, चलो नो पॉइंट, डिफरेंट वेबसाइट कर दी क्या बजट के लिए अभी? तब ठीक है, फिर डिफरेंट वेबसाइट कर दी तो, क्योंकि मैंने जब एक टाइम किया था तो मुझे पता है कि पूरे डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो था उसके अंदर फिर जाओ, इट बिकम्स प्रॉब्लमेटिक गाइस, बिलीव मी. आपको एक डॉक्यूमेंट सर्च करने के लिए, और फिर भी चलो ये भी अगर है तो फिर अगर इसकी अलग वेबसाइट है तो एक और वेबसाइट बोलता हूं जो आपने यूज भी किया होगा, ई ज्ञान कोश में जाना. ई ज्ञान कोश के बारे में सुना? अच्छा, indiabudget.gov.in कर दिया इन्होंने, तब ठीक है. इग्नो की वेबसाइट ई ज्ञान कोश में जाओ और आप देखोगे कितना डिफिकल्ट होता है वो राइट डॉक्यूमेंट को डाउनलोड करना. इट्स अ जंगल ऑफ फैक्ट्स यार, बहुत दिक्कत होती है उसमें. अब आगे बढ़ें. इंटरऑपरेटिबिलिटी नीड्स टू बी एंश्योर्ड. इसके 2 फायदे हैं, कॉस्ट रिड्यूस करेगा आपका, और साथ ही साथ में कहीं ना कहीं सिटीजन फ्रेंडली ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज़ द सिंगल स्कीम कैन बी प्रोवाइडेड एट अ सिंगल प्लेटफॉर्म. अल्टीमेटली उद्देश्य यही है, सिटीजन सेंट्रिक करना. एंड एक रिकमेंडेशन जो इन्होंने दिया इंपॉर्टेंट, बिकॉज़ सेम रिकमेंडेशन आके जाके सेकंड आरसी ने भी स्किलिंग के ऊपर दिया है. मतलब इस चीज को दोनों ने रिकमेंड किया है, दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने. प्लीज मेक श्योर, ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, स्किलिंग इंपॉर्टेंट है, बिकॉज़ द डिजिटल लिटरेसी अमंग द सिटीजंस एंड द इंप्लीमेंटर्स बोथ नीड्स टू बी एंश्योर्ड. एंड सेकंडली, जो इंप्लीमेंट कर रहे हैं ये ई गवर्नेंस का जो बैकएंड होता है, उनको भी अच्छी खासी स्किल्स होनी चाहिए टू रिजॉल्व द बग्स, टू रिजॉल्व द वेरी प्रोसेस एंड टू कीप द प्रोसेस मच मोर स्मूथ. साइबर सिक्योरिटी आपने ऑलरेडी चैलेंज देखा है, साइबर सिक्योरिटी एनहांस करनी है, लेकिन इधर नीति ने कुछ ऐड किया है जो आप पेपर 3 में ऐड कर सकते हो. नीति ने बोला कि साइबर सिक्योरिटी एनहांस तो करनी है, लेकिन थ्रू मेक इन इंडिया. ये पॉइंट पूरा लिखना जब लिखो. नीति आयोग recommend that in order to enhance the electronic governance, one should largely improve the cyber security, but this cyber security should be improved by make in India process, because नीति is really pragmatic. क्योंकि अगर बाहर की एजेंसी से तुम साइबर सिक्योरिटी इंश्योर करोगे, सर्वर बाहर हो सकते हैं, you are always vulnerable. लेकिन the vulnerability reduces here जब आप इंडिया के कंपोनेंट्स और चीजों को यूज करके उस साइबर सिक्योरिटी को इंश्योर कराते हो. वैसे ही कुछ रिकमेंडेशन सेकंड एआरसी ने दिए हैं, 3 स्पेसिफिक लिखे हैं. स्किलिंग वाला पार्ट ऑलरेडी आपको पता है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. नीति आयोग ने इंटरऑपरेटिबिलिटी को बोला, और सेकंड एआरसी बोलता है द इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोजेक्ट इन इंडिया शुड बी डेवलप्ड ऑन द बेसिस ऑफ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. फायदा क्या होगा? प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का स्किल्स हमको मिल जाएगा, बेनिफिट्स हमको मिल जाएगा. दूसरा, कॉस्ट जो है हमारा रिड्यूस हो जाएगा, एंड दैट वुड मेक मच मोर इजियर to largely provide services to the vast majority of audiences which we are targeting today. तो PPP करने से सरकार को मल्टीपल लेवल पे फायदा हो जाएगा, कॉस्ट एज वेल एज द बेटर टेक्नोलॉजी या फिर बेटर यूजर इंटरफेस व्हिच वी कैन डेवलप बिकॉज ऑफ देयर रेस्पेक्टिव एक्सपर्टीज. ये काम आएगा आपको जो राइट टू प्रिवेसी है उसको टैकल करने के लिए. इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ध्यान से सुनना. कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस का फिलहाल एक लॉ नहीं है. लॉ इन द सेंस कि अगर कोई ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट बना रहा है, सेंटर, स्टेट, सेंटर में कोई दूसरा डिपार्टमेंट, स्टेट में कोई दूसरे स्टेट्स, वो अपने हिसाब से पूरा प्रोजेक्ट डिजाइन करते हैं, उसे इंप्लीमेंट करते हैं. ये अपने हिसाब से कर रहा है, ये अपने हिसाब से कर रहा है.
अब सेकंड एआरसी बोलता है कि एक कॉमन रूल्स या प्रोसीजर बनाओ जिसमें ये सारे रूल्स हर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट को फुलफिल करने हैं और बाकी ऐड ऑन करना है उसके अकॉर्डिंगली सर्विस के अकॉर्डिंगली ऐड कर लो आप। लेकिन इसको ये मिनिमम बेसिक नेसेसिटी हर प्रोजेक्ट में होनी चाहिए ताकि यूनिफॉर्मिटी रहे ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट में। अब इसको थोड़ा सा समझाने के लिए, हालांकि अभी जो पॉइंट बोलूंगा उसकी मेरी एक्सपर्टीज नहीं है, जैसे कई बार पहले जैसे मैं कुछ वेबसाइट बनवा रहा था तो मेरे को एक बड़ी कंफ्यूजन सी हुई। किसी ने बोला सर वर्डप्रेस पे बना लो, किसी ने कुछ और दो तीन कुछ ऐसी लैंग्वेज कुछ ऐसी चीजें बताई, सर वर्डप्रेस वाली ये प्रॉब्लम है, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी, आगे आपको चेंज करनी होगी तो ये प्रॉब्लम आएगी। तो मेरा टेक्नोलॉजी का ज्ञान जीरो था भाई, मुझे नहीं पता किसके बेसिस पे होता है। अरे GoDaddy इज अ प्लेटफॉर्म, ये अंदर का जो सॉफ्टवेयर है वो बोल रहा हूं किस पे बनती है, मुझे भी आइडिया नहीं है। अब कंफ्यूजन ये वैसा ही यहाँ पे है, कोई किसी लैंग्वेज पे बना रहा है या किसी का बेस कुछ और है, किसी का बेस कुछ और है। अब होता ही है कि फ्यूचर में अगर हम एक साथ करने की भी सोचेंगे, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे बिल्ड हुई है वेबसाइट्स और अब वो कॉपरेट नहीं कर पा रही है एक दूसरे से, आपको थर्ड बनानी पड़ जाती है दोनों को मिलाने के लिए, ये दोनों वेस्ट। दिस इज सीरियस प्रॉब्लम। और इसके लिए शायद सही बोल रहा है सेकंड एआरसी कि एक कॉमन फ्रेमवर्क होना चाहिए जिसके बेसिक पॉइंट्स हर ई गवर्नेंस को फॉलो करने हैं, ताकि कल अगर कोई लीगल हर्डल आता है तो आपके पास लॉ है बैक करने के लिए, साहब देखो हमने इस लॉ के बेसिस पे बनाया है। So please ensure that this legal framework is really very crucial and important in order to ensure better coordination, smooth operation, and at the same time to tackle future challenges of right to privacy. Are these aspects clear enough? कि ई गवर्नेंस का वे फॉरवर्ड किस तरीके से रखा जा सकता है एग्जामिनेशन के अंदर। अब एक छोटा सा सवाल बाद में, ये वाला मैंने पहले बता दिया है आपको। अगर ये सारी रिकमेंडेशन सेकंड एआरसी की और नीति की टैकल की जाए तो ये स्मार्ट गवर्नेंस, स्मार्ट प्लस गवर्नेंस बन सकता है, या फिर इधर चाहो तो मोबाइल गवर्नेंस जो नीति ने लिखा था, P is for participatory, lean, universal, self learning। 5-7 मिनट इसको एलॉबरेट करूंगा, सुन लेना। पार्टिसिपेटरी क्यों लिखा मैंने यहाँ पे? इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बनाते वक्त क्या आपको लगता है कि सिटीजन का भी एक पार्टिसिपेशन होना चाहिए? अब अंडरस्टैंड दिस, पार्टिसिपेशन का मतलब ये नहीं टेक्निकल पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन का मतलब है उनकी इश्यूज जो उन्होंने फेस की उसके बेसिस पे वो क्या चाहते हैं, कैसे बनाया जाए, क्या क्या सुविधाएं चाहिए आपको इसमें। अगर IRCTC का एक सर्वे किया जाए और जो बच्चे सिर्फ इस क्लास में है उन्हीं की रिकमेंडेशन ले ली जाए, पूरा ऐप सुधर सकता है। डू यू एग्री? शायद पूरे ऐप की प्रॉब्लम टैकल हो सकती है ये तकरीबन सिर्फ इतने बच्चों से। यहाँ पे पूरी देश का सर्वे करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज मेजर प्रॉब्लम हमने कॉमनली एक्सपीरियंस की है। पार्टिसिपेशन का ये मतलब है यहाँ पे कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस बने तो एटलीस्ट एक सिटीजन ओपिनियन कंसीडर किया जाए, नॉट इन द टेक्निकल एस्पेक्ट्स बट ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट दे वांट इन दैट पर्टिकुलर प्रोजेक्ट। क्या टाइप की सर्विसेज या क्या टाइप का इंटरफेस या उनकी क्या फीडबैक है वो देखी जाए और वो एनहांस किया जाए उसे। सेकंड, लीन बनाना है सिस्टम को। लीन का मतलब कॉम्प्लिकेटेड ऐप के अंदर अलग अलग आउट कोई वेब पेज के बाहर लेके, ये सब नहीं, एक सिंपल कंप्लीटली यूजर फ्रेंडली इंटरफेस जो आपको डायरेक्टली आपके पॉइंट तक पहुंचा रहा है। You don't have to search the website where exactly the information lies. It should be self-explanatory itself. कि इतना स्मूथ कि वो लीन हो जाए, directly you can reach to the point where you want to actually get in. One should not be forced to look into different pages of the same website. One should not be forced to largely go to various pages outside which can put me at threat. इतना लीन बनाया जाए। Apple और बहुत सारे और एग्जांपल्स जो सीधे सीधे हैं इसके। थर्ड पॉइंट इज यूनिवर्सल, जो नीति ने भी बोला है इंटरऑपरेटेबिलिटी, और सेकंड एआरसी ने भी देखा कैसे PPP का एस्पेक्ट। एक स्कीम not only by taking into account the present demand but by largely taking into account the approximate demand which can it face in next 5 years। एक पर्टिकुलर स्कीम की आपने बना दी और पता चला बाद में उसके अंदर कुछ चीजें ऐड करनी है, डिलीट करनी है या फिर उसे एक्सपैंड करना है, कई बार चैलेंजिंग टास्क हो जाता है। Therefore एक चीज के लिए एक प्रोजेक्ट बनाओ and the related scheme should fall in that particular project itself so that a single destination या single window clearance मिल जाए एक पर्टिकुलर यूजर को कि यहां जाके सब कुछ हो जाएगा। इसका एक एग्जांपल देता हूं मैं आपको। जब मैं बेंगलुरु में पहले रहता था तो there was a place in almost every locality called as Bangalore 1। Bangalore 1 और obviously उस टाइम ऑफलाइन था ये, एक जगह जहां पे जाके कर्नाटक सरकार से रिलेटेड या सेंट्रल गवर्नमेंट की भी बहुत सारी सर्विसेज एक ही जगह मिल जाएगी, आपको अलग अलग ऑफिस में जाने की जरूरत नहीं है। उधर ही BSL का बिल पेमेंट होता है, उधर इलेक्ट्रिसिटी का बिल पेमेंट होता है, उधर ही कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस पेमेंट होता है, उधर ही मैंने इनफैक्ट पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया था एक जगह पे। वैसे ही एक जगह ये बनाओ, पहले ऑफलाइन था आज ऑनलाइन है, डिफरेंस इज ओनली दिस। और ये literally very serious problem today, and what that serious problem looks like is this, that majority of the electronic governance projects are strongly complicated. In order to reduce these complexities the project should be self learning। कई बार आज मुझे लगता है गाइस कि शायद एप्पल का लैपटॉप आज मेरे पास नहीं हो तो मेरी लाइफ बड़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मुझे ऐसा लगता है। अब ये बोलने की नहीं कि एप्पल का लैपटॉप है यार, कुछ भी नहीं है, कोई भी ले सकता है यार। प्रॉब्लम क्या है, मुझे बार बार किसी चीज में लॉग इन लॉग आउट नहीं करना पड़ता है, सिस्टम इज सेफ। मेरे को प्रॉब्लम कब आई मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जब मैं पासपोर्ट अपडेट कर रहा था, पहले का कोई मेरी ईमेल आईडी रजिस्टर्ड था, मैंने कभी नोट डाउन नहीं किया, अब वापस फिर मुझे दूसरा ईमेल बनाना पड़ा, फिर उससे लॉगिन करना पड़ा, और आज तक मैंने वो पेज खोल के रखा है मेरे विंडो वाले में, और एप्पल में मैंने वो पासवर्ड वैसे ही सेट करके रखा है, इट्स सेफ कि कभी करना है सीधा मैं फिंगरप्रिंट लगाऊंगा वो खुल जाएगा। मेरे को ना लॉगिन करना है ना पासवर्ड याद रखना। बिलीव मी गाइस, रिमेंबरिंग पासवर्ड इटसेल्फ इज अ कॉम्प्लिकेटेड टास्क टुडे, सीरियसली मैन। व्हाई? बिकॉज आपको हर बार लॉगिन करना पड़ता है, इसलिए शायद नीति ने बोला ऐप बेस्ड होना चाहिए। बार बार वो कॉन्सेप्ट नहीं है, फिंगरप्रिंट फेसबुक बोल रहा हूं, फेस स्कैनर, आईरिस स्कैनर सब सेट है। ये सेल्फ लर्निंग होना चाहिए कि मशीन इस तरीके प्रोजेक्ट इस तरीके से बनाए जाए that those project themselves carries the capacity to not only internally tackle a bug if small bugs or something like that, but at the same time it should also be user friendly, that a user need not always keep on logging out log out login नहीं होना चाहिए, एक एक्सेसिव नंबर पे नहीं होना चाहिए, एक लिमिट में हो सेफ्टी मेंटेन करने के लिए, तो दैट्स गुड इनफ। ऐसे सेल्फ लर्निंग प्रोजेक्ट्स होने चाहिए हमारे पास, बिकॉज आज आपको शायद प्रॉब्लम नहीं आ रही है पास, सर इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी नहीं लगता था आज से 2-3 साल पहले, लेकिन आज बिलीव मी एक अलग से किताब लिख के रखी है मैंने कि किसका पासवर्ड क्या है। ठीक है, ऐप के अंदर स्टोर्ड है वो है, लेकिन अलग से किताब लिखी है लिटरली। अब ये शायद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से आगे जाने वाली वेबसाइट्स में कुछ हो सकता है, कुछ बेटर हो सकता है, और इसका एक एग्जांपल दे देता हूं, आज चालू हो गया ये।
आपने ऑटोमेटिक चैटबॉट्स देखे होंगे ना, तुरंत आप मैसेज करो वो रिप्लाई करेंगे, या जैसे स्विगी और इसका ले लो ना, वहां पे इनिशियली वो चैट जो बॉट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं रिप्लाई करते हैं, फिर आपका जो कॉल है वो शायद कुछ ट्रांसफर होता है। दिस इज अ वेरी गुड एग्जांपल कि शायद वेबसाइट्स इस पॉइंट ऑफ व्यू से चलना चाहिए। सो दीज आर सम ऑफ द रिकमेंडेशंस, अगर वो किए जाए तो स्मार्ट प्लस हो जाएगा सिस्टम। मेरा एक रिक्वेस्ट है, इफ यू फील कि सही लग रहा है ये पॉइंट, तो जरूर लिखना, ताकि एक इनोवेशन रहेगी आपके आंसर में, दैट टुडे इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस इटसेल्फ इज नॉट सफिशिएंट। When the citizens were not smart, the smart governance was sufficient. Now, when the citizens have become smart, super smart governance is required, which can be seen as smart plus governance in India. And the smart plus means लिख देना कि आज हमें इसकी जरूरत है, और ये कैसे हो सकता है? नीति की रिकमेंडेशन अप्लाई करो, एआरसी की रिकमेंडेशन अप्लाई करो, then you are in a position to do that. अब the last concluding remark as far as e-governance is concerned, अच्छा इनिशिएटिव बाकी है गाइस, ये मैंने एक स्क्रीनशॉट ले लो, ये एग्जांपल्स यूज करना अपने आंसर में, मैंने कुछ प्रोजेक्ट्स के एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे। J2C प्रोजेक्ट्स, कल क्या हो सकता है, यूपीएससी एक ऐसा क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स, ई-गवर्नेंस बाय टेकिंग फ्यू एग्जांपल्स ऑफ ई-गवर्नेंस। वो पूछ सकता है कि एग्जांपल लेके तुम सिग्निफिकेंस बताओ, तो ऑन द स्पॉट कई बार वो ई-गवर्नेंस के प्रोजेक्ट याद नहीं आते हैं, तो पहले एक लिस्ट बना के रखोगे तो एटलीस्ट कुछ प्रोजेक्ट्स याद रहेंगे। जैसे गवर्नमेंट टू सिटीजंस के लिए जो सर्विस प्रोवाइड करते हैं वो डिजी लॉकर एक है, केरला का फ्रेंड्स का एक प्रोजेक्ट है, जहां पे केरला गवर्नमेंट की सारी सर्विसेज एक ही ई-गवर्नेंस प्रोजेक्ट में मिलती है, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हिचएवर डिपार्टमेंट। नेशनल ई-गवर्नेंस अवार्ड मिला हुआ इस प्रोजेक्ट को। जन सूचना राजस्थान का प्रोजेक्ट है, जहां पे जितनी भी राजस्थान स्टेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो प्रोएक्टिवली डिस्क्लोज की जाती है, जन सूचना पोर्टल पूरा नाम, ताकि इंफॉर्मेशन डिसमिनेशन बहुत आसान हो जाए। हिम्मत ऐप दिल्ली का है, अगर कोई वुमेन को लगता है कि कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी डिफिकल्ट सर्कमस्टेंसेस पे है, ये ऐप डाउनलोड किया जा सकता है, यहाँ पे अलार्म बटन है, वो प्रेस करोगे तो इस ऐप की प्रॉमिस ये है कि दिल्ली एनसीआर में अगर आप हो तो विद इन 5 मिनट्स पुलिस पेट्रोलिंग व्हीकल विल रीच टू योर लोकेशन, और अगर आपका लोकेशन मूविंग भी है तो वो वहां पे पहुंच जाएगी विद इन 5 मिनट्स। तो ये अच्छा है वुमेन सेफ्टी के लिए, इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोजेक्ट कैन रियली हेल्प आउट अ लॉट। शी बॉक्स बनाया गया है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक कंप्लेंट ड्रॉप कर सकते हो अगर आपने कोई सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस फेस किया। दैट मींस सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस एक्ट 2010 जो है, उस एक्ट के तहत इसको बनाया गया है, क्योंकि कई बार देखा गया कि इंटरनल कंप्लेंट कमेटी के पास आप रिकॉर्ड नहीं करते थे, आपको शर्म आ सकती है या कुछ इश्यूज हो सकते हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिकली पुट अप किया जा सकता है आपका कंप्लेंट। ई ज्ञान कोश आपको पता है, इग्नू का वेबसाइट which largely has provided all the documents, lectures free of cost to the students, which is going to help them in their studies or education. मेरा अस्पताल, फैंटास्टिक ऐप ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, लिटरली फैंटास्टिक ऐप। होता क्या है इस ऐप में, जो सिंपल तरीके से बताऊं, नॉर्मली जब पब्लिक हेल्थ हॉस्पिटल आप जाते हो तो आपको देखने को मिलता है डॉक्टर सही से बात नहीं कर रहा है। वैसे हिम्मत ऐप इज फॉर इट्स ऑल, अच्छा सबके लिए क्या हिम्मत, मैंने तो दिल्ली के कंटेक्स्ट में पढ़ा था इसको, साइड हो जाऊं लो यार। मेरा अस्पताल एक ऐप है जहां सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया, जब ध्यान से सुनना गाइस इंपॉर्टेंट, और बाई चांस अगर आप में से कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल और कुछ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में सर्विसेज लेने जाते हो, या फिर आपको लगता है वही एक एक्सेसिबल लोकेशन है आपके लिए वहां पे, तो ये ऐप जरूर डाउनलोड करना। इसमें होता क्या है कि नॉर्मली हम कई बार देखते हैं कि दे आर नॉट कोऑपरेटिव, वार्ड बॉय की प्रॉब्लम्स है, नर्सेस की प्रॉब्लम्स हो सकती है, कोई रूड हो सकता है, कोई सर्विस नहीं प्रोवाइड कर रहा है, कोई करप्शन, कोई पैसा मांग रहा है, कुछ ऐसी ऐसी चीजें, हाइजीन नहीं है, हर जगह जुबा केसरी है, मतलब वो सारी चीजें प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, हाइजीन खराब हो जाती है कई बार। अब इसके लिए क्या, मेरा अस्पताल एक ऐप बना गया। इस ऐप के अंदर जब आप एक पब्लिक हॉस्पिटल के अंदर जाते हो, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, आप यहाँ पे दो चीज कर सकते हो, आपकी अच्छी एक्सपीरियंस भी शेयर कर सकते हो कि ये फला फला डॉक्टर है, बहुत अच्छी सर्विस प्रोवाइड की, इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब ट्रीट किया डिजीज को, और बाई चांस कुछ मिसबिहेवियर, कुछ इश्यूज है वो भी पुट अप कर सकते हो। और सर इसमें क्या बड़ी बात है, मतलब दैट्स ओके, नहीं दैट्स नॉट ओके। जैसे ही आपने पुट अप किया, अगर आपने कोई ग्रीवेंसेस पुट अप किया है तो आपको मैसेज आएगा, दैट इज ऐप के अंदर इंडिकेशन आएगा कि ऐसे ऐसे इट हैज बीन नोटेड डाउन और इट हैज बीन गिवन टू द इट हैज बीन लार्जली ट्रांसफर्ड टू द रिस्पेक्टिव अथॉरिटीज। फिर कंटीन्यूअस अपडेट आएगा, कहां पहुंचा आपका स्टेटस, क्या है क्या, और फाइनली अगर कोई एक्शन लिया गया है, अगर वो एक्शन लिया गया है तो आपको इंडिकेट आएगा कि इसके साथ ऐसा 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 एक्शन लिया गया है, और फिर आपको एक मैसेज आएगा कि अगर आप अभी भी इससे सेटिस्फाइड नहीं हो और इसको क्या आगे एक्सेलरेट करना चाहते हो, एक सिटीजन को जीवन में और कुछ नहीं चाहिए सरकार से यार, यही चाहिए बस कि उनके पास एक फोरम हो जहां पे वो अपने ग्रीवेंसेस को एक्सेस कर सके यार, प्लीज। और दूसरी चीज, कुछ अगर पॉजिटिव पुटअप किया है आपने, तो जो डॉक्टर या नर्स या वार्ड बॉय या फिर एक जो क्या बोलते हैं उन्हें, चीफ मेडिकल ऑफिसर ही बोलते हैं शायद, कुछ ऐसा, जो भी हॉस्पिटल के जो हेड होते हैं, उनको प्रमोट करते वक्त भी वो सारी की सारी जो एक कंट्रीब्यूशन है जो पॉजिटिवली उन्होंने की, वो भी कंसीडर की जाती है। और सरकार यहां नहीं रुक रही है, इधर यहां पे ये भी एक प्रोविजन है कि इसके अंदर जो रिव्यूज आएंगे हॉस्पिटल्स के, उसके बेसिस पे हॉस्पिटल्स को अवार्ड भी दिया जाएगा, हाइजीन के मामले में, सर्विस के मामले में, अलग अलग फॉर्म्स के अंदर। दिस इज लिटरली गुड। अब फ्रैंकली बताऊं, ये मुझे मेरे एक दोस्त ने बोला कि भैया इतना अपडेट होता है, मैंने पर्सनली ये पूरा का पूरा वेब प्लेटफॉर्म यूज नहीं किया है कि ऐसा कुछ हो रहा है या अपडेट आता है कि नहीं, मेरे को एक इन्फॉर्मेशन दी, इसलिए मैंने इसको स्ट्रेस किया कि बहुत अच्छा है अगर ऐसा हो रहा है इसमें तो। अब जैसे ऑफलाइन के अंदर कई बार मैं पढ़ाता था तो वहां पे बोलते थे कि सर ये हिम्मत ऐप में ऐसा नहीं होता है, 5 मिनट्स में नहीं आता है। नॉट प्रीटी मच श्योर, 5 मिनट्स प्रॉमिस मैंने आपको बताया, लिटरली कितना टाइम लगता है यू वुड हैव टू लार्जली, आई होप आपको एक्सपीरियंस करना ही नहीं पड़े, ये सपोज वो वैरी हो सकता है। इसके बाद अगर मैं जाऊं गवर्नमेंट टू बिजनेस के लिए कुछ प्रोजेक्ट्स है, ये प्रोजेक्ट आपको पता है ई-नैम, MCA 21 का फुल फॉर्म है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, 21 इज द नंबर ऑफ सर्विसेज व्हिच इट प्रोवाइड्स। किया क्या, और बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, आगे नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला हुआ है। आगे एक और है, अच्छा वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट वाला है। नेक्स्ट MCA 21, यहाँ पे 21 सर्विसेज मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की कंप्लीटली ऑनलाइन शिफ्ट कर दी गई है, और इन सर्विसेज के लिए आपको एक बार भी फिजिकल वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन ऑफिस विजिट नहीं करना पड़ेगा, आप घर बैठ के ये सर्विसेज को अप्लाई कर सकते हो और यू कैन एंजॉय दी सर्विसेज। ये बिजनेस पर्सन के लिए है, जैसे MOA AO के लिए, कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए, कुछ ऐसी ऐसी सुविधाएं दी गई है।
परिवेश एक प्रोजेक्ट है जो गवर्नमेंट टू बिजनेस के लिए है फॉर जो फॉरेस्ट या इकोलॉजिकल परमिशंस जो है, कई बार देखा गया कि बड़ी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसीजर हो जाती है, ऊपर नीचे बहुत सारी चीजें चलती है। तो एक पूरा का पूरा प्रोजेक्ट बनाया गया जहां पे आप फॉरेस्ट क्लियरेंसेस या फिर इकोलॉजिकल क्लियरेंसेस जो है आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो एंड ऑन द बेसिस ऑफ द डॉक्यूमेंट्स यू कैन गेट और योर परमिशंस मे बी रिफ्यूज्ड। जीएसटी पोर्टल इज वेल अवेयर, जहां पे आप एक पोर्टल पे सारा का सारा जीएसटी का भुगतान कर सकते हो। ई गवर्नेंस इनिशिएटिव व्हिच आर G2G, गवर्नमेंट से गवर्नमेंट की कम्युनिकेशन और इंटरेक्शंस के लिए। खजाने इज द प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटक गवर्नमेंट, अगेन नेशनल ई गवर्नेंस अवार्ड मिला हुआ है इसको। दिस प्रोजेक्ट इज लार्जली इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड के, ठीक है थोड़ा सा सुन लो इसे। इंडियन पॉलिटी स्टार्ट हुई है क्या आपकी? इंडियन पॉलिटी में पार्लियामेंट वाला पार्ट किया आपने? बजट वाला जो पार्ट आता है स्पेसिफिकली, ओके, उस बजट वाले पार्ट में आपने एक वर्ड पढ़ा होगा, गुलोटीन या जिलोटीन जिसे बोलते हैं, कि बजट को फटाफट पास करा दिया जाता है। ये था क्या? मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, मैं नहीं बोल रहा हूं ये था, राइट। उसी यस, फटाफट पास करा दिया जाता है, फटाफट एक स्टैंप लगा दी जाती है, टाइम नहीं होता है, 21 दिन का डिमांड ऑफ ग्रांट्स कुछ होता है, उसमें डिस्कशन नहीं होता, तो लास्ट में सब पास कर दिया जाता है। उसी बजट के टाइम में एक और चीज आपने पढ़ी थी कि मार्च रश। मार्च रश होता है जब जैसे फॉर एग्जांपल, अब ये पूरा प्रोसीजर ध्यान से सुनना, पेपर 2 में पॉलिटी वाले पार्ट में मैं चाहता हूं ये खजाने यूज करो आप, जब बजट के ऊपर कभी कोई क्वेश्चन आ जाए। अब होता क्या है, अंडरस्टैंड द प्रोसीजर। मैं सिंप्लीफिकेशन के लिए लेके जा रहा हूं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है बजट पास करवाती है। लेट्स अज्यूम मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स और मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, दो मिनिस्ट्री ले लेते हैं। इनकी डिमांड ऑफ ग्रांट पास हुई, इनको मिल गया 500 करोड़ रुपीस। इनकी डिमांड ऑफ ग्रांट पास हुई, इनको मिल गया 1000 करोड़ रुपीस। सपोज कुछ ऐसा फिगर माना, गाइस फुल अटेंशन, 500 करोड़ 1000 करोड़ रुपए मिल गए। अब होता क्या है, बजट पास होता है पूरे साल के लिए 31 मार्च तक। अब मान लो जनवरी तक इन्होंने स्पेंड किया है 100 करोड़, एक ही मिनिस्ट्री लेके चलता है, 100 करोड़ स्पेंड किया है, बाकी बचा 400 करोड़ रुपए। अब होता क्या है कि अगर आपने इसको 31 मार्च तक नहीं सेटल किया, यूज किया, तो ये पूरा का पूरा फंड रिवर्ट कर जाता है। ये तो सुना होगा, पूरा फंड वापस चले जाता है जितना बचा आपके पास, फिर नया बजट में जो एलोकेशन आता है वो आपके पास आता है। दिस इज कॉल्ड, अब मार्च रश कहां आता है? अब जब 100 करोड़ रुपए इधर, 400 करोड़ रुपए इधर बचे हैं, तो ये मिनिस्ट्री क्या करना स्टार्ट करती है? मान लो जनवरी हमने जब ईयर लिया, जनवरी से फेब तक, मार्च तक, ये फास्ट पेस पे ये 400 करोड़ रुपए खर्च करने की कोशिश करती है कि जितना जल्दी हो इसको निपटाओ, खत्म करो सारा का सारा पैसा। और इस जल्दबाजी में क्या होता है, बहुत सारे मिसयूज हो जाते हैं फंड। मिसयूज मतलब कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स को अनुमति दे दी जाती है जो इनएफिशिएंट होते हैं, जो शायद टेक्निकली नहीं देते अगर हम थोड़ा सा ज्यादा टाइम उसके ऊपर इन्वेस्ट करते तो। लेकिन ये कर क्यों रही है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स या फॉर दैट मैटर एमओआरडी? क्योंकि अगर ये 400 करोड़ रुपए वापस जाते हैं तो क्या एमएचए का पैसा है क्या? उसके जेब से कुछ जा रहा है क्या मिनिस्टर के? जो पैसा दिया वो वापस चला गया, आपने यूज नहीं किया। प्रॉब्लम ये आती है। अब ये अगले बजट की जो डिमांड है एमओएफ अक्टूबर से लेना स्टार्ट करती है। अक्टूबर से मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस सबको बोलती है भैया आपको अगले साल के लिए क्या क्या पैसे चाहिए, प्लीज हमें दे दो, बताओ क्या है आपका रिक्वायरमेंट। तो इन्होंने सबमिट कर दिया होगा बाय जनवरी, बाय दिसंबर तक कि इस साल हमें चाहिए 1000 करोड़ रुपए। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस बुलाएगी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, आ जाओ भैया। अरे क्या कर रहे हो यार तुम? तुम्हारा 8 महीने में 100 करोड़ रुपए खर्च हुआ है, 400 करोड़ मेरे पास वापस आ गया और तुम 1000 करोड़ मांग रहे हो। 500 तुमसे यूज नहीं हो पाया ठीक से, मैं नहीं दूंगा अभी 500। तुमने 100 करोड़ यूज किया, चलो एक काम करो, नए वाले बजट में हम तुम्हें 200 करोड़ रुपए दे देते हैं, खत्म काम। इसका फंड क्या हो गया? कम हो गया। डिमांड थी ज्यादा, फंड मिला उससे भी कम, क्यों? इन्होंने यूज नहीं किया। इस कंटेक्स्ट में आता है ये मार्च रश, कि मार्च आते आते रश करने लगते हो आप एक्सपेंडिचर में, क्यों? इन ऑर्डर टू गेट बेटर बजट इन द नेक्स्ट ईयर एलोकेशन। अब ये जब होता है तो क्या फंड का बेटर यूजेबिलिटी हो रही है क्या? जल्दी से बताओ। मार्च रश नहीं हो रही है ना? अब कर्नाटका गवर्नमेंट में भी ऐसे ही चल रहा था। पहला पॉइंट मैंने जो एक्सप्लेन किया, मार्च रश। कर्नाटका में भी कोई अलग तो है नहीं, इधर भी मार्च रश होगा, सारे डिपार्टमेंट वैसे ही चल रहे होंगे स्टेट लेवल पे, लास्ट में ज्यादा पैसा खराब हो रहा है। साथ ही साथ में नायक पिक्चर देखी है क्या? नायक पिक्चर के अंदर जब एक दिन का चीफ मिनिस्टर बनता है अनिल कपूर, तो वो सारे बाकी मिनिस्टर बैठ के देखते रहते हैं। वो अमरीश पुरी साहब क्या पूछते हैं रेवेन्यू मिनिस्टर को, अरे कितना पैसा आ जाता है? बोला हमारे यहाँ सरकार का, याद है? वो चिप्स खाते खाते, कोल्ड ड्रिंक पीते पीते, कुछ ऐसा। प्रॉब्लम क्या है? उस रेवेन्यू मिनिस्टर को पता ही नहीं उसके पास पैसा कितना है एज अ स्टेट। अगर ध्यान से देखें, क्यों नहीं पता है? कुछ ऐसा होता है। एक पॉलिटी एक ऐसा सब्जेक्ट है ना कि एकदम कनेक्ट करके आप पढ़ लोगे ना, कभी रिवाइज नहीं करनी पड़ती पॉलिटी। कनेक्ट द डॉट्स कि एग्जैक्टली कनेक्शन कैसी है चीजों में। बिकॉज़ एक 2 मिनट ले रहा हूं, गवर्नेंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जो पॉलिटी, गवर्नेंस, आई मीन ऑलमोस्ट एवरी एस्पेक्ट से कनेक्टेड है। एक पूरी स्टोरी लाइन, मैंने जब ऑफलाइन में पॉलिटी पढ़ाई थी ना, मैंने 2 हाउसेस जब पढ़ाए थे, डिवाइड कर दिए थे क्लास को, एक राज्यसभा एक लोकसभा है। लिटरली वो खुद पढ़ रहे थे, फिर मैं नहीं पढ़ा रहा था। हमें राज्यसभा क्या करेगी बताओ। अब जब आप गेम मॉडल पे चलते हो ना पॉलिटी में, आपको सारी चीजें समझ में आने लगती है। क्यों? अब आपके पास रिस्पांसिबिलिटी है, मैं लोकसभा हूं, अच्छा मैं पढ़ के जाऊंगा, ऐसा करना मुझे, कल सर पूछेंगे कि आप क्या करोगे। आप खुद कॉन्शियस होकर चीजों को पढ़ते हो गाइस, एंड डू दैट इन पॉलिटी प्लीज। अब कर्नाटका में ये हो रहा था कि जो फाइनेंस मिनिस्टर है, लेट्स अज्यूम हियर, इस फाइनेंस मिनिस्टर के पास कितना पैसा है पता नहीं चल पा रहा था। क्यों नहीं चल पा रहा था उसका रीजन बताता हूं, करप्शन नहीं, वो तो एग्जांपल दिया मैंने कनेक्ट करने के लिए नायक का। फाइनेंस मिनिस्टर ने मान लो चेक जो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत, अगर सपोज कुछ है ऐसी स्टेट लेवल पे, इसको एक चेक दिया। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का तो पैसा डेबिटेड हो गया, मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत तक वो क्रेडिट नहीं हुआ, अभी तक पहुंचा ही नहीं। मान लो 2 दिन हो गए, सपोज, ध्यान से समझना छोटी छोटी चीज। अब वो पैसा ट्रांजिट में रह गया, ना इसके अकाउंट में दिखाई दे रहा है, ना इसके अकाउंट में दिखाई दे रहा है। मैं भी हो सकता है 2 दिन की छुट्टी अगले दिन ट्रांसफर होगा। अब 200 रुपए हो तो प्रॉब्लम नहीं है, जब हजारों करोड़ रुपए अगर 2 दिन के लिए भी ट्रांजिट में रह जाए ना, तो पूरी मिनिस्ट्री का काम रुक जाता है इधर। और बात सिर्फ काम रुकने की नहीं है, बात यह है कि ये अनअकाउंटेबल हो गया, पूरा सिस्टम हिल जाता है। भाई पैसा कहां है?
उसके लिए तुम्हें पूरी ब्यूरोक्रेसी से जाना पड़ता है। ऐसा नहीं है फाइनेंस मिनिस्टर सीधे बैंक मैनेजर को फोन करेगा, बैंक मैनेजर से नहीं चलता है, वो सारा का सारा एसबीआई हैंडल करता है उधर। अब पूरा का पूरा कंफ्यूजन। अब इसको पूछा जाए आपके पास कितना पैसा है, साहब देखो यहां से मेरे पास 100 करोड़ रुपए मेरे पास बचे हुए हैं, लेट्स अज्यूम इनको पता है इनके पास, साहब मेरे पास तो पैसा है नहीं है, झूठ बोल रहे फाइनेंस मिनिस्टर। दोनों का गलती नहीं है इधर। कर्नाटका गवर्नमेंट को लगा यार दिस इज क्रिएटिंग अ कॉम्प्लेक्स सिनेरियो, मेनी ऑफ आवर डेवलपमेंट एक्टिविटीज ऑफन गेट्स हैम्पर्ड एंड द ब्यूरोक्रेसी स्टार्ट्स रनिंग इन द रॉन्ग डायरेक्शन। कहां गया, पैसे खोजते फिरो, खोजना नहीं है कहीं जाना नहीं है पैसा, बट जस्ट एन हाइपोथेटिकल सिचुएशन इट क्रिएट्स कंफ्यूजन्स व्हिच हैम्पर्स कोऑर्डिनेशन, and if coordination is not there, teamwork is not there, teamwork is not there, blame game is there, blame game is there, good governance is not there, ultimately system collapses. May not in the first time, maybe for sure in the 100th time. ऐसा लगेगा जानबूझ के किया जा रहा है। कर्नाटका ने एक प्रोजेक्ट बनाया खजाने, ये दोनों चीज को टैकल करेंगे हम। खजाने में किया क्या, जितना कर्नाटका ऑब्वियसली कर्नाटका गवर्नमेंट का जितना ट्रांसफर है ये खजाने के थ्रू होता है। खजाने मतलब कन्नड़ा लैंग्वेज के अंदर खजाना, ठीक है। सारा का सारा मिनिस्ट्री जो है सबकी डिटेल रहेगी इधर, किसके पास ऑन टाइम टू टाइम, सेकंड टू सेकंड बेसिस कितना पैसा बचा है। मिनिस्ट्री ऑफ पंचायत के पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के पास क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के पास क्या है, या फॉर दैट मैटर मिनिस्ट्री ऑफ कुछ एक्सवाइजेड के पास क्या है। अब सपोज मानो मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट 100 सीआर 100 सीआर 100 सीआर और सडनली फरवरी के अंदर हमने देखा 400 सीआर। फाइनेंस मिनिस्टर ने एक झटके में पकड़ लिया, अच्छा मार्च रश हो रहा है इधर, 400 करोड़ सडनली, मतलब पूरा पैसा यूज करने में लग गए इधर। अगले साल का बजट अलोकेशन गिर गया आपका, तुम छुपा ही नहीं पाओगे, मार्च रश खत्म हो गया कर्नाटका से। क्यों, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस प्रोजेक्ट के कारण। नाउ डिड यू अंडरस्टैंड व्हाट दैट खजाने इज। खजाने इज अ प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका व्हिच लार्जली गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट है, आपको नहीं दिखाई देगा वो, या मुझे नहीं दिखाई देगा। खजाने इज अ प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका वेयर इट ट्रेसेस द फंड्स प्रेजेंट विद इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका गवर्नमेंट, जहां पे पूरी मार्च रश भी टैकल हो गई एग्जैक्ट। अब अगर वो रेवेन्यू मिनिस्टर रात को 2 बजे चिप्स भी खा रहा है, वो सीधा जो भी आप जैसे भी वो एक्सेस करते होंगे इस चीज को, अच्छा आज मेरे पास 5 लाख करोड़ रुपए 5 लाख करोड़ 70 पैसे बचे हैं, एक एक पैसे का हिसाब उसके पास ऑन फिंगर टिप्स, एंड नाउ ही कैन प्लान बेटर। नॉट ओनली दिस, और एमओआरडी साहब मार्च रश चल रही है आपकी, देख रहा हूं मैं सामने पड़ा है, सब खत्म। Better utilization of fund, better accountability of funds, and this largely creating an amazing result of efficient use of fund. Now can you write कि बजट प्रोसेस को बेटर करने के लिए जो मार्च रेस जैसी चीजें हैं वो भी टैकल की जा सकती है, जैसे कर्नाटका ने की खजाने के अंदर। इन योर आंसर ऑफ पॉलिटी। तो ये था आपका खजाने प्रोजेक्ट। और एक लास्ट, शुड वी प्रमोट ई गवर्नेंस, क्या लगता है? एब्सोल्युटली, सबके आंसर है, मैं नोट करूंगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ओह एक मिस हो गया मेरा कुछ। शुड वी प्रमोट ई गवर्नेंस? यस, आपका आंसर आया यस। एक और मैं क्वेश्चन लिख देता हूं, मैंने वो स्लाइड मिस कर दिया कहीं। Should we shift to e-governance in India? Love you all. This is the clarity I wanted. कि तुम एक एक कैच वर्ड को पकड़ने लगो टॉपिक में। यस, प्रमोट तो करना ही करना है, शिफ्ट नहीं करना ई-गवर्नेंस में। अभी क्यों नहीं करना है? टिल द टाइम द चैलेंजेस आर नॉट टैकल्ड विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस, शिफ्टिंग टू ई-गवर्नेंस rather than leading to good governance would create a challenge to even existent governance. समझ में आ गया? Superb guys, perfect. तो यस, प्रमोट करेंगे हम, कैसे? नीति आयोग सेकंड ईयर से आपके पास है, लेकिन शिफ्ट नहीं करना है अभी। शिफ्ट करने के लिए टाइम है। शिफ्ट करेंगे जब हमारे पास अच्छी सुविधाएं होगी, एक्सेसिबिलिटी होगी, लैंग्वेज लोकलाइजेशन होगी, सेफ्टी होगी। धीरे धीरे प्रमोट करते जाओ, लोगों का मेंटालिटी चेंज करते जाओ, टेक्नोलॉजी एनहांस करते जाओ, और एक टाइम आएगा जब शायद हम राइट पोजीशन पे रहेंगे शिफ्ट करने के लिए। फिलहाल दैट पोजीशन इज नॉट देयर। सो दिस वाज योर इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। अब जो एक स्लाइड है, आपको अमेजिंग एस्पेक्ट पता चलेगा ई गवर्नेंस, पूरी गवर्नेंस का भी। और सिर्फ गवर्नेंस नहीं, पता नहीं कभी मैंने आपके साथ पूरी जीएस का सिलेबस डिस्कस नहीं किया, नहीं तो पूरा सिलेबस कैसे हिस्ट्री से लेके एथिक्स तक कनेक्टेड है, विल डिस्कस वन डे सम टाइम। इस टॉपिक के बाद में मैं जो टॉपिक करूंगा, सिटीजन चार्टर, आरटीआई, सोशल ऑडिट, ओएसए, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, सिविल सर्विसेज, डेमोक्रेसी, सिविल सोसाइटी, कुछ भी, ये 2 तुम्हारे थंब रूल होने चाहिए। क्या? जो टॉपिक मैं डिस्कस करूं उसकी कंट्रीब्यूशन में अगर पूछ ली जाए तो गुड गवर्नेंस पहला पॉइंट होगा तुम्हारा। आरटीआई की कंट्रीब्यूशन क्या है गाइस? गुड गवर्नेंस। सोशल ऑडिट की गुड गवर्नेंस, सिटीजन चार्टर की गुड गवर्नेंस, सिविल सर्विसेज और डेमोक्रेसी को फोकस किस तरीके से करना चाहिए, गुड गवर्नेंस। समझ में आया? पहला पॉइंट गुड गवर्नेंस। जो टॉपिक में वे फॉरवर्ड लिखोगे तुम, एक पहला पॉइंट होना चाहिए ई गवर्नेंस। सिविल सर्विसेज को ज्यादा सिटीजन फ्रेंडली कैसे किया जा सकता है, ई गवर्नेंस। आरटीआई को बेहतर कैसे किया जा सकता है, ई गवर्नेंस। सोशल ऑडिट ज्यादा बेटर कैसे प्रैक्टिस की जा सकती है, ई गवर्नेंस। आरटीआई और फॉर दैट मैटर सिविल सोसाइटी के साथ किस सिविल सोसाइटी की कंट्रीब्यूशन ज्यादा बेटर कैसे की सकते हैं, ई गवर्नेंस। समझ में आया? पहला पॉइंट बिना तुम्हें कुछ एक्सप्लेन किए तुम्हारे पास होने चाहिए बाय यूजिंग द एग्जिस्टिंग कंटेंट। तुम्हारा इंट्रो रेडी, तुम्हारा कंक्लूजन रेडी, तुम्हें गेन क्या करना है, बॉडी। ये होता है डिफरेंस बिटवीन अ पर्सन हु गेट्स सिलेक्टेड एंड अ पर्सन डज नॉट गेट सिलेक्टेड। इस तरीके का रूल ऑफ थंब लेके चलता है वो। हाँ, कई बार ये इधर आ सकता है, कई बार ये इधर, वो कई बार क्वेश्चन ऐसे आ सकते हैं, तो वो एक बार देख जरूर लेना। बट एटलीस्ट एक थंब रूल तुम्हारे पास आज है, जो तुम में से कई लोग बोल रहे थे ना कि सर इंट्रो नहीं लिखना आता है, बॉडी नहीं लिखना आता है, आएगा, सब आएगा अगले 7 दिन में, और तुम लिखोगे। तो प्लीज मेक पॉइंट कि तुम एक थंब रूल लेके चलना है, स्क्रीनशॉट ले लेना।
गाइस इवन मेरे को भी ब्रेक चाहिए, लेकिन ब्रेक नहीं लूंगा, 5-7 मिनट और 10 मिनट और क्लास लूंगा गाइस, एंड आई वाइंड इट अप टुडे। ठीक है, ये टॉपिक बोला था बट इट्स ओके, 10 मिनट और ले लेते हैं। यू नो इट वेल, शिफ्ट टू, अच्छा मैंने इधर लिख दिया था शिफ्ट टू ई गवर्नेंस, नहीं शिफ्ट तो नहीं करना है। पहला टॉपिक आज जो करूंगा वो है सिटीजन चार्टर। सिटीजन चार्टर होता क्या है? अगर एक सिंपल तरीके से देखा जाए तो सिटीजन चार्टर डिफाइंस द नेचर ऑफ कैरेक्टर ऑफ गवर्नमेंट। What defines the character of government? Its governance. That means citizen charter, can I say it's a scale which can measure good governance in society? Yes. Because citizen charter बताता है कि गवर्नमेंट किस तरीके से ऑपरेट करती है, गवर्नेंस कैसा है, और गवर्नेंस अगर सिटीजन फ्रेंडली है तो गुड गवर्नेंस है, नहीं है तो नहीं है। तो प्लीज मेक श्योर सिटीजन चार्टर अगर किसी सोसाइटी में सक्सेसफुल हो रहे हैं तो वहां पे गुड गवर्नेंस काफी ज्यादा स्ट्रांग दिखेगी। चार्टर ओरिजिनेट करता है, याद रखने की जरूरत नहीं है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, ओरिजिनेट करता है ब्रिटेन से, जैसे ओम्बुड्समैन ओरिजिनेट करता है स्वीडन से। यहां पे चार्टर ओरिजिनेट करता है ब्रिटेन से। ब्रिटेन के अंदर इट बॉट ड्रास्टिक चेंज, जबरदस्त चेंज लेके आया गवर्नेंस में। बट आपको पूरा टॉपिक पहले ही बता दे रहा हूं, इन इंडिया सिटीजन चार्टर्स एब्सोल्युटली फेल्ड, कुछ इंप्रूवमेंट नहीं हुआ इससे, मतलब प्योर फेलियर थे चार्टर्स इंडिया में। और इस कदर के बाद में लोगों ने सिटीजन चार्टर के बारे में पूछना ही छोड़ दिया, बनाना ही छोड़ दिया। ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटेन में सुपर सक्सेसफुल, इंडिया में सुपर फेलियर, दोनों डेमोक्रेटिक सोसाइटी, नियर अबाउट बहुत सारे फीचर सिमिलर है, प्रॉब्लम्स क्या है? एनी आइडिया? तुम्हारे पास अभी आंसर है, थोड़ा सा कंटेंट पीछे लेते चले जाओ हमेशा। दो जगह प्रॉब्लम आएगी ना, फर्स्ट डायग्राम मेरी क्लास का हमेशा याद रखना, एक तो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी पे, और एक शायद सिटीजन पार्टिसिपेशन पे। इन दोनों में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम रही होगी, बिकॉज इसको ही इंप्लीमेंट करने के लिए चार्टर बनाया गया था। आगे देखेंगे कि क्या रहा, बट उससे पहले सेकंड एआरसी की डेफिनेशन सिटीजन चार्टर की एक स्क्रीनशॉट ले लेना। सॉरी मैंने लिखा नहीं है, सेकंड एआरसी की डेफिनेशन है सिटीजन चार्टर की। इट इज अ पब्लिक स्टेटमेंट दैट डिफाइंस द एंटाइटलमेंट्स ऑफ द सिटीजंस टू अ स्पेसिफिक सर्विस। एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो बताता है कि ये सरकार से आप क्या, इस सरकार के इस डिपार्टमेंट से आप क्या क्या सर्विसेज ले सकते हो। दैट मींस इस डिपार्टमेंट का ये इंट्रोडक्शन है कि ये डिपार्टमेंट में ये सर्विस मिलेगी, ये कॉस्ट पे, ये कॉस्ट पे, ये सर्विस, ये सर्विस, ये सर्विस, ये सर्विस। और जब एक सिटीजन इसको पढ़ता है, अच्छा ये डिपार्टमेंट से मैं ये सर्विस ले सकता हूं, ये नहीं, ये इस डिपार्टमेंट में ये सर्विस, ये नहीं, इस डिपार्टमेंट में ये सर्विस, ये नहीं। तो इट्स लाइक जब आप एक डिपार्टमेंट में एंट्री करते हो तो आपको पता चल जाता है कि ये डिपार्टमेंट में क्या क्या सर्विस उपलब्ध है, मुझे क्या प्राइस पे, क्या फीस है, क्या एस्पेक्ट, सारी डिटेल मिल जाती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ सर्विस मिलेगी कौन को, हर डिटेल मिलेगी उधर। मतलब कुछ ऐसा सा है, एक सिटीजन है, ये मान लो एक पोस्ट ऑफिस का सिनेरियो लिया मैंने इधर, कुछ पोस्ट ऑफिस के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या फिर जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है पोस्ट ऑफिस के, वो बैठे हैं पोस्टल डिपार्टमेंट के। आप एक पोस्ट ऑफिस में एंट्री करते हो, सामने एक दीवार है, लेट्स अज्यूम, उसके ऊपर सिटीजन चार्टर पूरा लिखा हुआ है, बड़ा बड़ा चार्टर, ऐसे नहीं कि एक A4 का साइज का पेज लगा दिया, नहीं, पूरा एक बड़ा बड़ा चार्टर होगा उसका कि इस पोस्ट ऑफिस में आपको क्या 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 सर्विस किस लिहाज से मिलेगी। अब जब ये सिटीजन ये चीजें पढ़ता है और मान लो इस पर्सन के पास आता है कि काउंटर नंबर 4 के अंदर, 5 के अंदर वो सर्विस लेने आता है कि साहब एक स्पीड पोस्ट लगानी है मुझे। अच्छा स्पीड पोस्ट के चार्जेस, हाँ निकालो 500 रुपए, 0.5 kg। बोला नहीं नहीं सर 0.5 kg का 500 कैसे है, वो देखो चार्टर में लिखा हुआ 0.5 kg का 200 रुपए है। अच्छा ठीक है, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। अगर ये बोलता नहीं स्पीड पोस्ट इधर नहीं जाएगी, ऐसा नहीं, इस पोस्ट ऑफिस में हम स्पीड पोस्ट नहीं लगाते, नॉर्मल पोस्ट लगेगी, नहीं सर कैसी बातें कर रहे हो, ये चार्टर में लिखा हुआ है, देखो आप बोल रहे हो यहाँ पे ये मनी ऑर्डर सर्विसेज, ये पोस्ट स्पीड पोस्ट सर्विस, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अच्छा ठीक है, मतलब क्या है, सिटीजन चार्टर जो एक रेलवे पे इंक्वायरी करने जाते हो ना आप, क्या है सर गाड़ी कौन सा, ये कौन सा, वो कौन सा है, सिटीजन चार्टर पूरा इंट्रोडक्शन दे देता है उस डिपार्टमेंट का, आपको क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, कब तक मिलेगा और कितने पैसों में मिलेगा। कुछ ऐसा दिखता है सिटीजन चार्टर, स्क्रीनशॉट ले लेना। किसी भी एक डिपार्टमेंट का चार्टर लो आप, इसमें नॉर्मली ये चीजें होनी चाहिए, हो जरूरी नहीं है हर जगह, होनी चाहिए। प्रॉब्लम यही आई कि लोगों ने ये चीजें लगाई नहीं। पहला क्या होता है चार्टर में, डिफाइंस द सर्विसेज व्हिच आर प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट, उस पोस्टल डिपार्टमेंट में क्या क्या सर्विस है वो लिखी हुई रहेगी। सेकंड, कंडीशंस टू बी मेट बाय द यूजर टू अवेल दी सर्विसेज, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, ये डॉक्यूमेंट, वो सारा लिखा हुआ रहेगा किस सर्विस के लिए क्या क्या चीज चाहिए आपको। थर्ड, टाइम फ्रेम विद इन व्हिच द सर्विस वुड बी प्रोवाइडेड। अब जब अगर आप कोई भी सर्विस ले रहे हो, ये 5 दिन लगेंगे, ये 25 दिन लगेंगे, ये 2 महीने लगेंगे, क्लियरली पहले मेंशन है चार्टर में, देखो सब इतना टाइम लगेगा इसमें। लास्ट, ग्रीवेंस रिड्रेसल इन केस ऑफ नॉन कंप्लायंस। बाय चांस अगर आपने मान लो ये सर्विस ली और कंप्लाई नहीं कर रहा है तो आप ग्रीवेंस कहां पे पुट अप कर सकते हो, अच्छा मुझे यहां पे ये ग्रीवेंस रिटर्न में ऐसे ऐसे देना है, इस बॉक्स में डालना है, या जो भी प्रोसीजर है, ईमेल करना है या किसी को व्हाट्सएप करना है या किसी को मेल करना है या किसी को लिख के देना है, वो भी प्रोसीजर लिखा हुआ रहेगा कि अगर कोई लोग इस चार्टर का उल्लंघन कर रहे हैं तो आपके पास क्या रेमेडियल मेजर्स है। सो देयर आर बेसिकली 4 कंपोनेंट्स ऑफ सिटीजन चार्टर्स व्हिच एवरी चार्टर शुड नेसेसरली हैव इन ऑर्डर टू फुलफिल इट्स गोल ऑफ मेकिंग द गवर्नेंस सिटीजन फ्रेंडली। तो क्या नेक्स्ट टाइम, अब ध्यान से सुनना, 2013 में पहला क्वेश्चन आया था सिटीजन चार्टर का, जब से मेन सिलेबस चेंज हुआ था, आंसर आप दोगे मुझे। 2018 में दूसरा क्वेश्चन आया, कितने साल के गैप में, अगर 5 साल का गैप और डालूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन कब आना चाहिए। तो 99% आपको पता चल गया इस साल का क्रिटिकल पॉइंट कौन सा है, अगर ये फ्रेमवर्क पे यूपीएससी चलती है आगे। मतलब अगर आपका कोई भाई बंधु इस साल मेंस लिख रहा है, मैं नहीं बोल रहा हूं आएगा, हो सकता है ट्रेंड चेंज हो जाए, लेकिन अभी पिछले 2 साल से इसके दो क्वेश्चन जो आए हैं वो 5 साल के गैप में आए हैं।
अब एटलीस्ट बनता है कि हम स्ट्रांग लेके चले चार्टर को पहले। तो इस साल वालों के लिए प्लीज मेक श्योर कि एटलीस्ट कोई है तो बोल दो चार्टर पढ़ के चले जाए, और अगर आ गया तो जब क्लास खत्म हो और जब मेंस का पेपर देखो तो एक स्माइल जरूर लेके आना कि यार राइट प्रेडिक्ट किया था हमने। क्यों मैंने नहीं किया, यूपीएससी का फ्रेमवर्क है, आप ध्यान से देख लो सिर्फ। तो प्लीज मेक श्योर इस साल जरूर एक चीज थोड़ा सा पॉसिबिलिटी बनता है, जरूरी नहीं आए बट शायद अगर हम देखें, क्योंकि पैटर्न और कैसे समझा जाए यूपीएससी का, दिस इज द वे। एवरी ईयर 65% प्लस पेपर प्रेडिक्ट किया जाता है सोशियोलॉजी के अंदर। यूट्यूब के अंदर वीडियोस है जो लास्ट ईयर हमने प्रेडिक्ट किए थे, क्वेश्चन नंबर के साथ प्रेडिक्ट किया था मैंने। क्वेश्चन 3A वेबर का आना चाहिए, 4A इसका आना चाहिए, 65% मैच हुआ है, 65% द वीडियोस आर प्रेजेंट। दिस मींस अब थोड़ा सा बैठ के थोड़ा देखो यार एक बार, दैट विल हेल्प यू टू फेच अ वेरी गुड एस्पेक्ट। इनफैक्ट लास्ट ईयर जब गवर्नेंस पढ़ाया था मैंने ऑफलाइन में, मैंने उन्हें बोला था 2023 इज द ईयर फॉर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट। क्वेश्चन आएगा, अब ओएसए पे डायरेक्ट नहीं आके आरटीआई और ओएसए की सेक्शन 22 और सेक्शन 4 की कंट्रोवर्सी पूछ सकता है वो आपको। और मैं शॉक हो गया जब इस साल प्रीलिम्स के अंदर ओएसए का क्वेश्चन दे दिया उसने। कुछ खुशी भी हुई, कुछ दुख भी हुआ कि लगा अब शायद ये मेंस में नहीं देगा इसे। 100 इयर्स हुए थे यार 1923 को, हो गए हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक प्रॉब्लमेटिक एक्ट रहा है विद रिस्पेक्ट टू आरटीआई, लेकिन फिर भी मुझे एक होप है कि शायद वो पूछे, बिकॉज़ ये बनता है इस साल क्वेश्चन आरटीआई पे और ओएसए पे। थोड़ा प्रेडिक्ट करो गाइस, प्लीज थोड़ा सा प्रेडिक्ट करो और एक बार बैठ के देखो। यहाँ पे अब कुछ लोग हैं, आदित्य नहीं सॉरी आकाश सर, सीरीज नहीं है यार, मेहनत लगती है सीरीज को आइडेंटिफाई करने में। मैंने आपको बहुत इजीली बोल दिया अभी इधर, तो आपको बहुत उसकी रिकग्निशन नहीं हो रही है। प्लीज इंश्योर आप प्रेडिक्ट करो। और फ्रैंकली बताऊं तो इसको अरेंज करने में, लिखने में टाइम लगा था यार, नहीं तो आप तो प्रीवियस ईयर्स पढ़ ही रहे हो ना। जब हर टॉपिक सब टॉपिक ईयर क्वेश्चन लिखोगे आपको एक सीरीज दिखेगी लिटरली। अच्छा ऐसा आ रहा है, आरटीआई कमेंट किया 2019 में, 2019 का ही क्वेश्चन आ गया आरटीआई पे। देयर इज अ प्रेडिक्शन देयर, डू दैट। 2019 में आरटीआई अमेंड हुआ, 19 में क्वेश्चन पूछ लिया, 2014 में सत्यम स्कैंडल हुआ, 2014 में कॉर्पोरेट गवर्नेंस का क्वेश्चन पूछ लिया उसने। फोकस ऑन द ट्रेंड, यू विल कैच 30% ऑफ द पेपर। प्रॉब्लम है थोड़ा सा टाइम लगता है उसमें। इसको ड्रॉ करके आओगे इस साल अगर क्वेश्चन आता है सिटीजन चार्टर का, क्योंकि दिस इज गोइंग टू गिव यू द मार्क्स। क्यों लिखना एक सिंपल तरीके से अलग है, एक चार्टर ऐसे ही तो बनाना है, उसके अंदर लिख देना मॉडल चार्टर लुक्स लाइक एज फॉलोज व्हिच प्रोवाइड्स फॉलोइंग सर्विसेज, लिख डालना, थोड़ा प्रेजेंटेबल हो जाएगा आंसर। आगे जाए तो चार्टर के बेनिफिट्स क्या होते हैं, चलो गाइस ये कल करूंगा यार, अब एनर्जी नहीं है, माय थ्रोट स्टार्टेड पेनिंग। ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होता है जहां पे जीआरएम ग्रीवेंस, जीआरएम मैंने शॉर्ट लिखा हुआ है क्या, जीआरएम का मतलब है ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म। आपके जो ग्रीवेंसेस होते हैं उसको रिड्रेस करने के लिए, ठीक करने के लिए, कुछ कंप्लेंट्स है आपकी, कुछ प्रॉब्लम्स है आपकी, तो वो ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म बोला जाता है, जीआरएम। ठीक है, तो दिस इज द फुल फॉर्म ऑफ दिस। सो थैंक यू गाइस, आई विल सी यू टुमारो, विल कंटिन्यू विद द सिटीजन चार्टर एंड देन विल स्टार्ट विद सोशल ऑडिट और मे बी आरटीआई, जैसे भी विल सी। थैंक यू सो मच एंड सी यू टुमारो, थैंक यू।